नॉर्थन इंडिया में स्टोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, स्टोन्स के पेशेंट्स की एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। टमाटर खाने से या सीड्स खाने से या सीड वाले फ्रूट खाने से क्या किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं? किडनी स्टोन्स के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, तो ये गलत धारणा है। जो रीजनल है और जो सीजनल है वो सब आपके लिए अच्छा है। 50-60% of women they develop UTI over their lifetime. इट विल ऑलवेज रिमेन डर्टी, लेकिन ये बैक्टीरिया जो छोटे मोटे अंदर चले गए और आपने यूरिन पास नहीं करी, वो ग्रो करके फिर यूटीआई करते हैं। Most men in their 20s, 30s they do not know what prostate is. यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया, बार बार जाना पड़ता है, रात में 4 बार 5 बार उठना पड़ता है। कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि यूरिन का प्रेशर आया, अब आप रोक नहीं सकते, अब तो जाना ही है। So when it comes to men sexual health, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? जिस तरह से आप कोरोना वायरस से नहीं बच सकते, उसी तरह से आप से नहीं बच सकते। वेलकम बैक टू MHV बाइट्स। आज का एपिसोड हर घर के लिए रेलेवेंट है। किडनी स्टोन्स, यूरिन इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, ब्लड इन यूरिन, मेल सेक्सुअल हेल्थ, इनफर्टिलिटी, ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हैं, फिर भी लोग या तो इन्हें इग्नोर कर देते हैं या पता नहीं किस डॉक्टर के पास जाएं। और इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है लीडिंग यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव। ही इज सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक्स सर्जरी। 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एम्स से पढ़ाई की है, फिर ऑक्सफोर्ड से टॉप नॉच एजुकेशन। आज हम इनसे बात करेंगे किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, मेल सेक्सुअल हेल्थ, इनफर्टिलिटी और भी काफ़ी कुछ। सो लेट्स गो। डॉक्टर नितिन, वेलकम टू MHV बाइट्स। थैंक यू आशीष जी फॉर हैविंग मी हियर। हाँ जी। सो बिफोर वी लर्न फ्रॉम यू कि आपका क्या काम है, किस तरह की मेडिकल कंडीशंस आप ठीक करते हैं, आप किस तरह के सर्जरीज करते हैं, उससे पहले कैन यू टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड कि कहाँ से आते हैं, और क्योंकि यू हैव सच अ क्वालिटी एजुकेशन, आई जस्ट वांट टू नो कि कहाँ से आप आए हो और कितना आपका एक्सपीरियंस है, क्या काम किया आपने? सो आई एम बेसिकली अ यूरोलॉजिस्ट। मैं एक बेसिकली सर्जन हूँ, सुपर स्पेशलाइजेशन यूरोलॉजी में करी हुई है। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, रीवा और पन्ना, ये दो सुना है। हाँ छोटे से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो आई वाज बोर्न देयर, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर हुई थी। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर बनने का जज्बा था, तो वहाँ से निकल कर फिर MBBS भोपाल से किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जनरल सर्जिकल ट्रेनिंग थी, वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से करी। वहाँ से फिर और यूरोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो MCH यूरोलॉजी सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, वो मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई जर्नी। उसके बाद रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग आगे बढ़ानी थी मुझे। आई हैड इंटरेस्ट इन रोबोटिक सर्जरी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1 साल की फेलोशिप थी। फिर कुछ लैब में रिसर्चेस भी करी। तो यहाँ जाकर मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। टुक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। 12वीं के बाद 15 साल आपने पढ़ाई की? हाँ, मतलब कह सकते हैं 15 साल। बीच में 6 महीने साल का गैप हो जाता था, एक कॉलेज से निकल के दूसरे में एडमिशन में। तो टोटल 15 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई, तब जाके फिर यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। इनक्रेडिबल, इम्प्रेसिव। एम्स, मौलाना आज़ाद, एम्स एंड ऑक्सफोर्ड, सॉलिड। तो डॉक्टर एक और चीज़ बताओ, योर स्पेशलिटी इज़ यूरोलॉजी, राइट? जी। और ज़्यादातर लोगों ने इस फील्ड का या इस मेडिकल फील्ड का नाम सुना नहीं होता और यूरोलॉजिस्ट का नहीं सुना होता। हालांकि जब आप ये बताओगे कि मैं ये चीज़ें देखता हूँ, तो वो चीज़ों से तो ज़रूर लोग रिलेट करेंगे। सो बट व्हाट इज़ दिस ब्रांच, कैन यू जस्ट टेल अस? सो सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि जनरल सर्जन हेड टू टो सारी चीज़ें ट्रीट कर सकता है। फिर उसके बाद हमने एक ऑर्गन सिस्टम को पकड़ लिया। सो यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी यानी ऐसी ब्रांच हो गई जिसमें हम यूरिनरी सिस्टम और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के सर्जिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। यूरिनरी का हिंदी में क्या? हाँ, यूरिनरी का मतलब हुआ कि यूरिन बनाने का जो सिस्टम है, वो किडनी से स्टार्ट होता है। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, वो आपके ब्लड को छानती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती है। किडनी से नीचे 2 पाइप्स जाते हैं, उन्हें यूरेटर कहते हैं, वो कैरी करते हैं। सो ये बेसिकली हम प्लम्बर्स हैं। वाटर फ्लो, यूरिन फ्लो का काम हमें देखना है। सो जो यूरिन पाइप है, यूरेटर्स, वो यूरिन का फ्लो करेगा, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर इज अ स्टोर टैंक, वो आपके यूरिन को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद पेनिस में एक यूरेथ्रा नाम की
ट्यूब होती है, वो वहाँ से यूरिन पास हो जाती है। इसमें हर ऑर्गन का फंक्शन और फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, क्या बीमारियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके साथ में कुछ और ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका यूरिन से रिलेशन कम है और बॉडी में कुछ और फंक्शंस होते हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, वो दोनों किडनीज के ऊपर बैठी होती हैं। उनका काम होता है एड्रेनालिन प्रोड्यूस करना, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करना। सो बॉडी में स्ट्रेस वाले जो हार्मोन स्ट्रेस वाले हार्मोन, फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन वो एड्रेनल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर उसमें कोई ट्यूमर है या कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम है, हमें निकालना पड़ता है, तो वो यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है। इसके बाद एक प्रोस्टेट नाम की ग्लैंड होती है, उसका यूरिनरी सिस्टम मतलब पेशाब से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। उसका रिप्रोडक्टिव रोल होता है। उसकी सारी बीमारियां वो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। देन टेस्टिस यानी मेल फर्टिलिटी और पेनिस की सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो भी मोटा मोटा यूरोलॉजी के अंडर आती हैं। ये सारी सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम मतलब लोगों ने सुना नहीं होता यूरोलॉजी का। सो डॉक्टर, आउट ऑफ 10 पेशेंट्स वॉकिंग इनटू योर क्लिनिक और योर प्रैक्टिस, ज़्यादातर किस तरह के केसेस आप देखते हो? देखिए, मोस्टली अगर हम ऐसे डिवाइड करें कि एक यंगर पॉपुलेशन है और एक ओल्डर पॉपुलेशन है। यंगर पॉपुलेशंस में मोस्टली यूटीआईज और स्टोन्स के ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो वो भी पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। ओल्डर एज में प्रोस्टेट का एक मेन रोल है। प्रोस्टेट के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आज की डेट में कैंसर के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कैंसर के पेशेंट्स यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स में तो मैं बता सकता हूँ इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। और एक और ट्रेंड हमने देखा है कि ये जो मीन एज है कैंसर डिटेक्शन की, यानी कि एवरेज किस एज में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, वो इंडिया में जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, करीब 1 डेकेड अर्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी कैंसर है। किडनी कैंसर ऑन एन एवरेज 65 से 70 साल की उम्र में डिटेक्ट होता है यूके में या अमेरिका में। जी। इंडिया में 55 to 60 के बीच में मोस्टली 10 साल पहले। सो ये एक मिस्ट्री है। इसमें एक सवाल है मेरा, 10 साल पहले डिटेक्ट हो रहा है या 10 साल पहले हो रहा है कैंसर? देखिए, डिटेक्ट करने की मोडालिटीज़ तो आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमसे ज़्यादा अच्छी हैं और हर कोने में है। हमारे पास कम है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन्हें ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ऑब्वियसली डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, अल्ट्रासाउंड्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं, इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो ये तो एक फैक्टर है ही। बट एज, यंगर एज, ये एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन में यंगर एज में कैंसर्स बढ़ रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स। इस पे मैंने कुछ हमारे सीनियर डॉक्टर से जो अब रिटायर हो गए हैं, बॉस के भी बॉस, उनसे मैंने चर्चा करी। उनका ये कहना था कि इस तरह की सिचुएशन पहले भी थी। ये अब हमारा डेटा कलेक्शन बेटर हो गया है, अब हमारे सीटी स्कैन्स बेटर हो गए हैं, तो अब ये बाहर निकल के आ रहा है। बट ऑन एन एवरेज इंडियंस में कैंसर जल्दी हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल टबैको का है और नई जनरेशन में लाइफस्टाइल का है, ओबेसिटी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक अलग टॉपिक है। बट हमारी क्लिनिक में जो आपका सवाल था कि 10 मरीज़ों में रूटीनली इन्फेक्शंस और स्टोन्स और प्रोस्टेट्स तो चले आ रहे हैं। बढ़ने वाले जो संख्या है वो कैंसर्स की है, स्टोन्स की है। स्टोन्स भी लगभग 3 गुना हो गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये एक स्टोन बेल्ट कहलाता है। दूसरा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और खासकर यंगर एज में मिल रही हैं, जिसके भी अगेन बहुत सारे कारण हैं। तो ये हमारी क्लिनिक का मेन ऐसा रहता है, ये सारा स्पेक्ट्रम मिलता है। कुछ बाकी रेयर डिजीज़ होती हैं, रिकन्स्ट्रक्शन और कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मेनली ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने कहा कि कैंसर 10 साल पहले इंडियंस में जी देखा जा रहा है एज कम्पेयर टू वेस्ट। तो व्हाट स्पेसिफिकली व्हाट कैंसर्स आर यू टॉकिंग अबाउट, और व्हाट और यू ट्रीट, और आप किस तरह के कैंसर्स आप पर्टिकुलरली देख रहे हो?
मैं तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स देखता हूँ, विच मीन्स किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट। अच्छा। ये कैंसर्स और पेनिस और टेस्टिस के जो कि रेयर हैं। मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर हमें देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर। तो ये सारे कैंसर, यूरोलॉजिकल सारे कैंसर्स बढ़ रहे हैं, जिसका अगेन अर्ली डिटेक्शन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता है, लोग अपने रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं, स्कैन्स कराने में हेजिटेट नहीं करते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, किडनी कैंसर की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन किडनी कैंसर्स आर इंसिडेंटली डिटेक्टेड। यानी कि आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया, आपने सपोज ये कराया कि आपको लूज मोशंस हो रहे थे या आपके पीरियड्स का पेन हो रहा था, या किसी आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने बता दिया जी आपकी किडनी में कैंसर है, ट्यूमर में। तो ये कहलाता है इंसिडेंटल कैंसर, विच इज़ अ बैड न्यूज़ कि एक ट्यूमर है, एंड गुड न्यूज़ कि उस स्टेज में आने से पहले पकड़ में आ गया जब ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता और इसका ट्रीटमेंट मुश्किल होता। इस स्टेज में तो हम इसको 99% क्योर कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर एक ब्लड टेस्ट है, PSA, उसके कारण जल्दी पकड़ में आ रहा है और लोगों की अवेयरनेस के कारण। तो ये यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं। बाकी चलो, एक जो आपके स्पेशलिटी के एक एक ऑर्गन या एक एक उसको हम डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट किडनीज। तो एक आम आदमी यही समझता है कि भाई किडनी यूरिन बनाती है, हम इससे ज़्यादा किडनी का आम जनता को नहीं पता होता। बट आई वॉज रीडिंग समवेयर दैट सच ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एंड कंटिन्यूसली काम कर रहा है कि करीबन 180 लीटर ऑफ ब्लड, आई गेस इट इज फिल्टरिंग टू मेक यूरिन। तो आप थोड़ा सा एक बार प्लीज समझाओ कि किडनी का एक्चुअल में काम क्या है और कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। तो हम किडनी को ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बनाने का ऑर्गन है। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑर्गन। हाँ, तो बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, किडनी साइलेंटली 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक काम करती है। करीब 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड एवरी मिनट, और एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर किया जाता है। उसको छान कर करीब 1 से 1.5 लीटर पेशाब बनती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है, कंटिन्यूस काम है, नॉन स्टॉप होता रहता है। इसके अलावा किडनी के और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका एक फाइन बैलेंस होता है। सोडियम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, पोटेशियम, सारी चीज़ें। इसमें किडनी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। आपकी बोन हेल्थ, आपको जानकर हैरानी होगी, बोन हेल्थ कैसे, आपका कैल्शियम और विटामिन डी का एक्टिवेशन ये किडनी के थ्रू ही होता है। ये मुझे भी नहीं पता कि विटामिन डी एक्टिवेशन किडनी में हो रहा है। जी, सो विटामिन डी एक्टिवेशन हो रहा है, और ये विटामिन डी कैल्शियम को लेकर आपकी बोन में डिपॉजिट कराता है। तो बोन हेल्थ में इनडायरेक्टली इसका रोल होता है। बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके यूरिन में एसिडिटी कितनी है, एल्कलाइन कंपोनेंट कितना है, सो एसिड बेस बैलेंस वो किडनी बनाती है। अगर ब्लड में एसिडिक कंपोनेंट ज़्यादा होने लगा तो तुरंत यूरिन में उसको निकाल देती है, और इसी तरह से। सो एसिड बेस बैलेंस हो गया। पानी ज़्यादा हो रहा है शरीर में, उसको निकाल देगी। कम हो रहा है तो पानी को कंजर्व कर लेगी, सो वाटर बैलेंस हो गया। आपका ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर तो हार्ट से रिलेटेड नहीं था, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम रेनिन कहते हैं। सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन RENIN, ये आपके ब्लड वेसल्स को कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना रिलैक्स रहना है, ये ऑर्डर करता है। तो अगर आपकी किडनियाँ ख़राब हैं, उससे आपका BP बढ़ जाता है, और अगर आपका BP बढ़ा हुआ है तो उससे किडनियाँ ख़राब होती हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है। तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी किडनी के थ्रू हो रहा है। इसके बाद आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, जो हम CBC कराते हैं, यानी खून बेसिकली, तो RBCs का प्रोडक्शन भी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक सब्सटेंस किडनी प्रोड्यूस करती है, जो कि बोन मैरो से RBCs बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से किडनी के ये बहुत सारे फंक्शंस हैं।
अभी तक तो ये लगता था बस कि यूरिन और सुसु बनाने का काम है, बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। 24 घंटे लगी रहती है और सारा क्रेडिट हार्ट को मिल जाता है। नहीं, आई मीन चलो ठीक है। तो किडनी से जुड़ा एक और CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज है ना, करीबन 15% इंडियन एडल्ट्स को CKD है। व्हाट इज दिस अबाउट ये? और ये सुना है साइलेंट किलर भी बोलते हैं इसको। देखिए, CKD का मतलब हुआ कि किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी खराब होती जा रही है। क्रॉनिक यानी काफ़ी समय से चल रही है। एक होता है एक्यूट किडनी डिजीज, यानी कि किडनियाँ आपकी ठीक चल रही थी या जैसी भी चल रही थी, पर अचानक से उसकी फंक्शन ख़राब हो गया, जो कि कभी इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, स्टोन फंस गया उसके कारण हो जाता है, और ये यूजुअली या डिहाइड्रेशन के कारण हो जाता है। यूजुअली ये रिवर्सिबल होता है, कभी कभी फेटल भी हो जाता है, बट अगर हम सही टाइम पे इसको ट्रीट करें तो रिवर्सिबल होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब हुआ कि काफ़ी समय से किडनी का फंक्शन ख़राब चल रहा है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। मोस्टली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये सबसे कॉमन मेजर CKD के फैक्टर्स हैं। जब आपकी शुगर अनकंट्रोल चलती है, जब आपका BP अनकंट्रोल चलता है, तो सबसे पहले किडनियाँ ख़राब होने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप अननेसेसरी पेन किलर्स खाते हैं, वो भी किडनी को डैमेज करते हैं। कभी कभी हैवी मेटल्स आपके फूड कंटामिनेंट्स में जो रोड साइड मेडिसिन्स मिलती हैं उसमें होते हैं, खासकर कुछ भस्म वगैरह, वो किडनी को डैमेज करते हैं। डिहाइड्रेशन होता है। एंड कुछ डिजीजेज हैं जिसमें किडनीज में सिस्ट बन जाती हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाती है। एंड एक कैटेगरी होती है इडियोपैथिक, यानी कि कोई रीज़न नहीं मालूम। इट्स बिग कैटेगरी, यानी हमारे पास अगर 10 मरीज़ आते हैं तो 4 मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों किडनियाँ ख़राब हो रही हैं। कभी कभी ये जेनेटिक फैमिलियल भी होता है। तो इसको साइलेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज किडनी का जो फंक्शन लॉस हो रहा है उसका कोई सिम्टम नहीं है। आपको दर्द नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मेरी राइट किडनी फेल हो रही है। यूरिन तो आपकी लेफ़्ट किडनी बना रही है, यूरिन आता रहेगा, फिर धीरे धीरे लेफ़्ट भी ख़राब होने लगेगी। जब तक ओवरऑल फंक्शन, दोनों किडनी का फंक्शन जितना है उसका 75 to 80% नहीं ख़त्म हो जाता, तब तक आपके बॉडी में सिम्टम्स ही नहीं आते। और दर्द सहने की बहुत क्षमता दर्द होता ही नहीं है। हाँ, मतलब यू कैन से कि किडनीज में कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बड़ी स्ट्रांग होती है। एक जैसे हमने सुना है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, एक किडनी निकाल के बेटे ने अपने फादर को दे दी, तो उसका एक किडनी पे नॉर्मल चल गया। ऐसा नहीं कि दोनों मरीज बन गए, जिसकी एक किडनी है वो भी नॉर्मल, जिसको एक किडनी लगा दी गई वो भी नॉर्मल, तो एक किडनी से सब नॉर्मल चल गया। अब वो किडनी भी आधी बची, तब तक भी नॉर्मल चलता है। जब वो भी ख़त्म होने लगती है तब जाके फिर सिम्टम्स आते हैं। तो किडनी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बहुत सारी हैं। सो इसलिए कभी कभी हम इसको लाइटली भी लेते हैं कि हमारे पास एक तो 2 किडनीज हैं, कंपनसेटरी भी है। दोनों किडनी सेम काम करती हैं? सेम काम का आइडियली, मतलब टेक्निकली 50-50% होना चाहिए, 4-5% ऊपर नीचे होता है अगर आप किसी वो कंट्रीब्यूशन है, बट देयर फंक्शनैलिटी इज सेम दोनों किडनीज का। कई लोग एक किडनी के साथ पैदा होते हैं, तो उनका भी सब ठीक चलता है, बट बिकॉज जब हमारे सिम्टम्स आते हैं तब तक तो इट्स गॉन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है CKD में। किडनी डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स, जो कि नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए? एक तो अर्ली सिम्टम्स है नहीं, अच्छा, सिम्टम्स लेट हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ। पर जो भी सिम्टम्स हैं, कभी कभी छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे फ्रॉदी यूरिन। यूरिन में झाग आ रहा है, अच्छा, आपने एक दिन नोटिस किया, 2 दिन नोटिस किया, आप उसको इग्नोर करने लगे, आपकी हैबिट बन गई कि भाई मेरी तो यूरिन ऐसी ही है, जबकि वो झाग एक्चुअली प्रोटीन लीकेज के कारण था या क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण था। तो एक हो गया फ्रॉदी यूरिन। दूसरा हो गया जब आपकी किडनी वाटर बैलेंस नहीं कर पा रही है तो आपका फेस पफी होने लगता है, आपके एंकल्स में स्वेलिंग आने लगती है। ओके, तो इसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। तो अगर हमारे एंकल्स में स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन के साइंस आ रहे हैं, तो वो भी इसका मतलब है कि हमारी किडनीज प्रॉपर फ्लूइड नहीं निकाल पा रही है। इन दोनों कॉमन सिम्टम्स के बाद कभी कभी जब किडनी फंक्शन और ख़राब होने लगता है तो फिर भूख कम लगती है, नोजिया की फीलिंग होने लगती है, स्किन में इचिंग होने लगती है। ये सारे एडवांस सिम्टम्स हैं, बट शुरुआती सिम्टम्स तो यही हैं। अगर कभी ये जो किडनी फंक्शन डिरेंजमेंट हो रहा है, इसके पीछे कोई ऐसा कॉज है, जैसे स्टोन्स हैं या इन्फेक्शंस हैं, तो उनसे रिलेटेड सिम्टम्स ज़रूर हो सकते हैं। बट CKD के खुद के कोई ऐसे खास सिम्टम्स
नहीं मिलेंगे, यही छोटे मोटे सिम्टम्स मिलते हैं। और इज देयर एनी एवरेज एज वेयर यू सी कि यहाँ से गड़बड़ होनी शुरू होती है? एक 35 साल के इंसान को कितनी चिंता करनी चाहिए और एक 55 साल के, मतलब इज देयर एनी एज वेयर इट स्टार्ट्स टू? डिपेंड करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी फैमिली में CKD की हिस्ट्री है तो 35 साल से पहले ही कई बार हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। 35 साल से पहले? हाँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, उसमें दोनों किडनीज में सिस्ट बनने लगती हैं। तो हम उसको अगर टाइमली पकड़ सकें तो कभी कभी कुछ दवाइयों से इसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, या हम टाइमली ट्रांसप्लांट का प्लान कर सकते हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो ऐसा कोई खास एज नहीं है, आपको रूटीनली जनरल फिजिकल हेल्थ की जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो किडनी के लिए भी लेने होते हैं। और ऑल्दो गवर्नमेंट बॉडीज़ कभी रिकमेंड नहीं करती हैं रेगुलर जो हम कराते हैं हेल्थ चेकअप्स, आजकल शहरों में तो सारे ही करा रहे हैं, इसके ऊपर कोई ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि कराना चाहिए, क्या क्या कराना चाहिए। बट एक बेसिक हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं 30-35 की एज में आने के बाद, ईयरली या 2 साल में एक बार, सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसमें कुछ हमें काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। So somebody who's 35-year-old listening to us here, what things they should be doing to take care of their kidneys so that ये मतलब किडनी हेल्दी रहे 55, 60, 65, 80 तक, तो क्या वो चीज़ें होंगी? हर ऑर्गन की तरह किडनी को भी आपका सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो है जनरल फिजिकल हेल्थ। अच्छा। यानी कि हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वज़न कंट्रोल में होना चाहिए। वही सेम बोरिंग बात है। हाँ, वही बोरिंग बातें, यही बोरिंग बातें आपको हार्ट हेल्थ में मदद करती हैं, यही आपको डायबिटीज़ से बचाती हैं, यही किडनी हेल्थ के लिए हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल हैं, जैसे किडनीज अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट खाते हैं वो किडनीज के लिए ठीक नहीं है। किडनी स्टोन्स भी बनाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी डैमेज होता है। अगर आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, वज़न बढ़ेगा, वो भी किडनी के लिए ठीक नहीं है। तो सॉल्ट और शुगर को कट डाउन करके रखना है। When you say salt here, जी, how much is too much? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो प्रैक्टिकली जो गाइडलाइंस बताती हैं वो बोलती हैं 5 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ डे इज अलाउड, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। 5 ग्राम का मतलब हुआ करीब करीब 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून्स। अब ये मेजर करना मुश्किल है, तो मैं अपने मरीजों को ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपके घर में एक सब्जी बनी, उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाला गया और उस सब्जी को 4 लोगों में बांटा, तो आपके हिस्से में आधी चम्मच नमक आ गया। जी। इसी तरह से आपने रात में भी सेम खाया, आधा चम्मच रात में भी आ गया। बाकी सॉल्ट आपका दाल में गया, रोटी में गया, जैसे भी गया, तो आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो हाई सॉल्ट कंटेंट फूड आइटम्स हैं आप सबसे पहले उन्हें कट डाउन करिए, जितना हो सकता है उनसे बचें। फूड लेबल्स पढ़ें, जैसे कि ब्रेड बनने में बहुत सॉल्ट लगता है। ब्रेड में सॉल्ट होता है? हाँ, ब्रेड बनाने में सॉल्ट डलता है। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, पोटैटो चिप्स, हमें पता नहीं चलता, हम खाते जाते हैं। सॉल्टेड पीनट्स, सॉल्टेड आलमंड्स, सैलेड में ऊपर से नमक डालना, ये चीज़ें अगर आप कट कर दोगे तो आधे से ज़्यादा तो प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर आप खाने में अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे करते हो सॉल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, आपका सवाल था कि हम और क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी कि सॉल्ट कट करना है, शुगर कंट्रोल करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको 2 सबसे जो आजकल एपिडेमिक बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, वो ना हो जाएं। मुश्किल है, उसके लिए लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, खाने को, एक्सरसाइज को, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हो गई हैं तो कंट्रोल में रहें, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जिनसे आपकी किडनीज़ ख़राब होंगी, हार्ट भी ख़राब होगा और सारी चीज़ें ख़राब होंगी। तो अपना ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक करना है, अगर कभी नहीं किया है तो। और अगर बढ़ा हुआ है, आइडियली ब्लड प्रेशर आपको 3 दिन लगातार चेक करना चाहिए, ट्रेंड देखना होता है और एक उसका चार्ट बना के रखना होता है। एक बार शुगर ज़रूर चेक करनी होती है, और अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं
तो कुछ उसमें बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो हमारी किडनीज हेल्दी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिएटिनिन इज़ अ गुड मार्कर बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। क्योंकि क्या होता है क्रिएटिनिन जो उसमें रिपोर्ट में आता है? सो हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट नाम से एक टेस्ट होता है, उसमें वो यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड, ये सब बताते हैं। यूरिया एक बड़ा ही वेग सा मार्कर होता है, इसका बहुत यूज़ नहीं है, डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है और कुछ लीवर की कंडीशंस में बढ़ जाता है, बहुत यूज़फुल नहीं है। क्रिएटिनिन इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि आसानी से किया जा सकता है, इजीली अवेलेबल है, सस्ता है और ये मोटा मोटा आइडिया हमें दे सकता है कि किडनी का फंक्शन कैसे चल रहा है। लेकिन ये मसल मास पे डिपेंड करता है। सपोज 1.1 का क्रिएटिनिन एक पहलवान का है और वही 1.1 का क्रिएटिनिन एक 70 साल के पतले से बाबा का है, तो इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। सो मसल मास से क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाता है। तो क्रिएटिनिन इज़ नॉट द बेस्ट बट द मोस्ट कॉमनली डन एंड ईजिली डन। इस क्रिएटिनिन का कोई जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट लेते हैं उससे कोई लिंक है क्या? देखो, क्रिएटिन जो हम प्री वर्कआउट उसमें सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं, हाँ, उससे आपका ब्लड क्रिएटिनिन टेम्परेरली बढ़ जाता है। इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और अभी और भी रिसर्चेज हो रही हैं, बट इसका किडनी फंक्शन पर क्या फ़र्क पड़ता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, आई वुड से करंट एविडेंस ये कहता है कि कोई इससे किडनी पर नुकसान नहीं है, इट इज़ अ सेफ थिंग। बट हाँ, इससे आपका क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है, आपस में रिलेटेड होते हैं। इससे बेटर जो हमारा इंडिकेटर होता है उसको हम EGFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब भी आप कराएं टेस्ट, उसको ज़रूर बोलें कि EGFR हमारा मेंशन करना है, वो क्रिएटिनिन से बेटर बताता है। एक से स्टैटिन C नाम से है, वो मसल मास पे डिपेंड नहीं करता पर यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है। इन सब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है एक यूरिनरी एल्ब्यूमिन एंड क्रिएटिनिन रेशियो से। ये एक ऐसा टेस्ट है जो किडनी का जो स्टार्टिंग स्टेज है किडनी फेलियर का, जब आपका प्रोटीन लीकेज शुरू हो रहा है, ये तब वहाँ पर किडनी फेलियर को पकड़ सकता है। अगर आपका ये रेशियो गड़बड़ आता है तो हम वहीं नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ यूज़फुल टेस्ट। तो 35 साल की एज में अगर आप अपना BP, शुगर, बेसिक CBC KFT पैनल और अगर हो सकता है तो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो इतना कर लें तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ जो किडनी से जुड़ी हुई है वो है किडनी स्टोन। जी, राइट। एक तो कोई किडनी बेल्ट करके भी है कुछ, स्टोन बेल्ट। हाँ, राइट। सो ये इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। सो व्हाट इज़ दिस किडनी स्टोन, और उस जगह पे ये इतना क्यों होता है? क्या आप देखते हो, मतलब काफ़ी पेशेंट्स आते हैं आपको किडनी स्टोन? हाँ, किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स पहले भी बहुत थे और अब तो बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं आपको स्टोन बेल्ट के बारे में बताता हूँ। नॉर्थर्न इंडिया में स्टोन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, स्टोन्स के पेशेंट्स की, एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और बिहार, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये एक ऐसा बेल्ट बनता है जहाँ पर ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह का एक बेल्ट वर्ल्ड मैप पर भी बनता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में किडनी स्टोन्स की इंसिडेंस बढ़ रही है, अमेरिका में भी बढ़ रही है। तो ये जो बेल्ट है मोर और लेस ये इक्वेटर के पास है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि प्रॉबेबली क्लाइमेट से रिलेटेड है, खासकर जब से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे जो ये स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट है, इक्वेटर के तो पास नहीं है, वो तो नॉर्थ अफ्रीका से जाता होगा। हाँ, तो इसमें दूसरा एंगल है जेनेटिक्स का, कि ऐसा भी बोलते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में जो जेनेटिक्स है, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन 70% आपके जीन्स पर डिपेंड करता है, फैमिली हिस्ट्री पे। वो इसलिए स्टोन्स बनते कैसे हैं, ये आपके यूरिन की केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आपके, देखो जैसे अभी हमने बात करी कि किडनी जितने भी सॉल्ट्स हैं उनका बैलेंस मेंटेन करती है, एक्सेस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वो सब यूरिन में निकालती है। तो ये सॉल्ट्स डिजॉल्व यानी घुली हुई स्टेट में यूरिन में निकल जाते हैं। अब आप इमेजिन करो, आधे कप पानी में हमने 2 चम्मच नमक घोला, वो घुल गया, 2 चम्मच और डाल दो, वो नहीं घुलता, वो नीचे बैठ जाता है। जाएगा। तो इसको घोलने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप पानी बढ़ा दो,
वो घुल जाता है। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी। आपके यूरिन की केमिस्ट्री कैसी है, ये आपके जीन्स यानी आपके क्रोमोसोम्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री डिसाइड करती है। वो यूरिन कितने सॉल्ट्स डिजॉल्व स्टेट में रख सकती है और किस लिमिट के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे क्रिस्टल बना के। तो 70% डिसीजन तो हो गया, भगवान ने बना के भेज दिया। उसके बाद अब आपकी फिर डाइट, लाइफस्टाइल वो डिसाइड करती हैं। तो अगर आपकी यूरिन की कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट्स यानी कि सॉल्ट्स जा रहे हैं तो वो नीचे पहले क्रिस्टल्स बना के बैठेंगे, फिर वो कंक्रीशन बनेंगे, फिर ये कंक्रीशन आपस में मिलके स्टोन्स बनाएंगे, फिर वो पूरा स्टोन बन जाता है। तो नॉर्दर्न इंडिया में कुछ जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, कुछ हमारे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, शायद वो एक प्रॉब्लम है। कुछ रिसर्चेज में डाइटरी हैबिट्स को भी इंक्लूड किया है कि भाई इधर प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, उसका भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट इसका कोई एक सिंगल फैक्टर अभी तक नहीं मिल पाया है। पर हाँ, इस बेल्ट में डेफिनेटली स्टोन्स के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो 10-15 साल पहले जब जब आपने प्रैक्टिस शुरू की थी और आज के में देखो तो कंपैरेटिवली किडनी स्टोन्स के केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, बहुत कॉमन हो रहे हैं। और अब इसमें एक एडिशनल चीज़ जो फैक्टर है वो लाइफस्टाइल हो गई है। जंक फूड, ओबेसिटी, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन्स बनाने के। मोटापे के साथ यूरिन में यूरिक एसिड ज़्यादा जाता है, कैल्शियम ज़्यादा जाता है, स्टोन ज़्यादा बनते हैं। डायबिटीज़ बढ़ रही है, डायबिटीज़ से भी स्टोन्स बनते हैं। हम पानी पीते नहीं हैं, हैबिचुअल डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन लीड्स टू, बिल्कुल, सबसे बड़ा फैक्टर। आधा ग्लास पानी है, आपने उसको और कम कर दिया तो तुरंत बनेगा स्टोन। स्मोकिंग डिहाइड्रेट करती है आपको, अल्कोहल, ये सारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं, इनसे भी स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो डॉक्टर कोई सिम्टम्स होते हैं स्टोन्स के? हाँ हाँ, स्टोन के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि स्टोन की साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। अगर कोई छोटा स्टोन किडनी के किसी कोने में पड़ा हुआ है तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, ना उससे कोई खास खतरा होता है, ना कोई खास सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। अगर ये स्टोन बड़ा है तो वो लोकल इरिटेशन कराता है आपको, कभी कभार छोटा मोटा दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जब भी ये स्टोन अपनी जगह से निकल के जो पाइप्स हैं, ड्रेनेज पाइप्स हैं, उनमें फंस जाते हैं, तब असली पेन शुरू होता है, तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि यूरिन निकलने का एक ही रास्ता है जी। भाई। घर में हमने प्रेशर कुकर में खाना बनाया, जब प्रेशर बढ़ा तो सीटी बज गई। किडनी के अंदर ऐसी सीटी नहीं होती, स्टोन फंस गया, अब वो तो यूरिन बनाती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब सीटी नहीं बज रही, पथरी निकल नहीं रही। तो अंदर का जो ये प्रेशर है, इससे बहुत सिवियर पेन होता है, उल्टियाँ आती हैं, और कभी कभी ये जो रुका हुआ पेशाब है उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो स्टोन की लोकेशन अगर पाइप में है तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सो कितने परसेंट केसेस में जो स्टोन है वो लाइक पाइप के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है? तो जैसे कोई 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है ना, जैसे हाइट अलग है, ऐसे ही पाइप के कैलिबर्स अलग अलग होते हैं। दो इंसानों के अलग होते हैं? दो इंसानों के अलग अलग होते हैं भाई। हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, पाइप का कैलिबर भी अलग होता है। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं स्टोन की साइज इज़ अ बिग फैक्टर। ऐसा देखा गया है कि 6 मिलीमीटर या उससे छोटे स्टोन्स 70% ऑफ द टाइम्स निकल जाते हैं जो नीचे तक आ गए हैं, है ना, जो पाइप तक आ गए हैं, जो पाइप के नीचे तक आ गए हैं, अच्छा, है ना, वो निकल जाते हैं 70%। वैसे बिग नंबर। तो हम यूजुअली छोटे स्टोन्स को ऐसे, अगर कोई फर्स्ट टाइम आया कि कल से पेन हुआ है और एक छोटा सा स्टोन है, तो हम उसको मेडिसिन के साथ ही रखते हैं क्योंकि मोस्टली निकल जाते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर पाइप का कैलिबर छोटा है या कभी कभी स्टोन्स का शेप डिफरेंट होता है, एक स्टोन होता है एकदम स्मूथ मार्बल, कंचे के समान, वो ज़्यादा दर्द नहीं करता, वो निकल भी जाता है। दूसरा होता है कांटे वाला। मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूँगा, एकदम डरावना भयंकर कांटों वाला स्टोन जो बहुत हार्ड है, वो जब आपके पाइप में फंसता है तो उससे बेइंतहा दर्द होता है, ब्लीडिंग तक हो जाती है यूरिन में, और उसके निकलने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर हम एक फिगर की बात करें, 70% स्मॉल स्टोन्स निकल जाते हैं। स्टोन्स निकलेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, शेप कैसा है, साइज़ कैसी है, लोकेशन कैसी है, और आपके पाइप का कैलिबर कैसा है।
अब इसमें निकालने का फोर्स होता है यूरिन का फ्लो। अगर आपने बियर पी ली तो आप बियर को क्रेडिट दे देते हो कि बियर के कारण निकला। आपने मेरी दवाई खाई तो आप क्रेडिट मुझे दोगे कि डॉक्टर नितिन की दवाई से निकला। आपने कोई भभूति खाई तो क्रेडिट उसको मिल गया। कुछ लोग पत्थर चटा की पत्ती खाते हैं, बर्बरिस खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, तो जो स्टोन निकलने वाला है वो निकल जाएगा अपने करेक्टरिस्टिक्स और यूरिन फ्लो के साथ। जो फंसने वाला है वो आपको सर्जरी तक ले जाएगा, वो बहुत परेशान करता है। तो फैक्ट ये है। तो जो एक आम धारणा है कि अगर स्टोन है तो बियर पियो उससे निकल जाएगा, हाउ ट्रू, देयर इज नो ट्रुथ टू दैट? ये एक कंप्लीट मिथ है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब लिख दो मुझे सुबह शाम की एक एक बियर मेरे कागज तो लिख में। दो क्या, वैसे ही ले लो फिर गुड़गांव में तो वैसे नहीं, घर पे फिर मनाही हो जाएगी ना, बोलेंगे डॉक्टर साहब में लिखिए। तो ये इसलिए देखो बियर पीने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप बियर का कंजम्पशन करते हो तो यूरिन फ्लो बढ़ जाता है। लोगों की पथरियाँ निकली हैं और निकली इसलिए है क्योंकि वो यूरिन फ्लो तेज़ हो गया। पहले ज़माने में एक डायूरेटिक थेरेपी दी जाती थी, यहाँ से ग्लूकोज चढ़ाते थे और डायूरेटिक देते थे, यूरिन फ्लो बढ़ जाता था तो बियर की तरह पथरी निकल जाती थी। आजकल वो नहीं करते हैं हम क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बियर यही करती है, एकदम से बहुत सारा यूरिन बनेगा निकलेगा तो छोटी मोटी पथरियाँ निकल जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आपने अल्कोहल कंज्यूम किया उस समय तो बहुत पेशाब निकला, लेकिन रात में आप सूख गए, एकदम डिहाइड्रेटेड हो गए। तो अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आप अंदर से डिहाइड्रेटेड रहते हो। सुबह उठते हैं, हेडेक होता है, डार्क कलर की यूरिन आती है और उस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन में स्टोन्स बनना शुरू होते हैं। दूसरा, अल्कोहल में, बियर में यूरिक एसिड और ऑक्सिलेट बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं, तो रेगुलर कंजम्पशन करने वालों का फिर ये लेवल भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ होती है, मोटापा होता है, वो अलग, उससे भी स्टोन्स। तो अल्कोहल कंजम्पशन से स्टोन्स बढ़ते हैं, स्टोन्स ठीक नहीं होते। और अगर आपको यूरिन का फ्लो बढ़ाना है तो आप पानी पियो, 1 लीटर पानी पी लो और 2 कप चाय पी लो, वैसे ही पेशाब आएगा। तो बियर इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट्स अ कंप्लीट मिथ। पानी पी लो, चाय पी लो, शिकंजी पियो, कुछ भी, लाइक एनीथिंग विच इज जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है। कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, उससे आपका यूरिन खूब बनेगा। तो किसी को किडनी स्टोन्स हैं, राइट, सो कोई होम रेमेडीज जो काम आती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी स्टोन्स अगर छोटे हैं, किसी कोने में पड़े हुए हैं एंड दे आर नॉट थ्रेटनिंग योर किडनी, ऐसा नहीं कि कोई इन्फेक्शन हो रखा है ना, हालत ख़राब हो रही है, दर्द बहुत ज़्यादा है, उल्टियाँ नहीं रुक रही, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, अंडर कंट्रोल है, तो आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो। उसका मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट लोग एक पत्थर चटा की पत्ती खाते हैं, कोई बार्ले वाटर पीता है। बेसिकली अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हो, 3 to 4 लीटर्स अ डे, डिपेंड करता है कि आप अगर मैराथन दौड़ के आए हो तो ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो आपका यूरिन अगर क्लियर है, इस लेवल का हाइड्रेशन रखते हो, तो छोटे मोटे स्टोन्स निकल जाएंगे, वो अपने आप निकल जाएंगे। कोई खास रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई नुस्खे हैं जो काम करते हो तो उसका मुझे पता नहीं, और बट आई एम श्योर लोग एनीथिंग लेते हैं। दैट इम्प्रूव्स योर हाइड्रेशन इज द वे, दैट इज़ द की। दैट इज द की। एक और चीज़ डॉक्टर इसमें, जैसे कॉमन एक मिसकंसेप्शन है या फिर वो फैक्ट है, वो तो आप ही बताओ, कि टमाटर खाने से या सीड्स खाने से या सीड वाले फ्रूट खाने से क्या किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं? किडनी स्टोन्स के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि किडनी स्टोन का फॉर्मेशन और उसका ट्रीटमेंट ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, खासकर फॉर्मेशन, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सैकड़ों फैक्टर्स काम करते हैं, जेनेटिक्स के साथ आपके यूरिन का कॉम्पोजिशन, सॉल्ट्स का कॉम्पोजिशन, एसिडिटी कितनी है यूरिन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे कई जुड़े हुए मिथ्स ऐसे हैं जो रादर डेंजरस हैं, जैसे कि आप बता रहे हो। अब बचपन में मैंने तो कई बार बेर की गुठली गुट की है, आपने भी गुट की होगी। हाँ हाँ, अच्छा, जो बड़ी बड़ी सीड्स होते हैं, लोगों ने, कईयों ने खाई, जामुन की गुठली खा ली होगी कईयों ने, तो वो भी सीड है, तो उससे तो इतनी बड़ी पथरी बन जानी चाहिए थी, नहीं बनी, क्योंकि वो गुठली पॉटी में निकल जाती है। ऐसे क्यों? तो ये होता क्यों है? जो सीड्स हैं वो नेचर ने बनाए इसलिए हैं ताकि प्लांट की स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सके, है ना। टमाटर यहाँ पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर जानवर ने टमाटर खाया, दूर जाके गोबर किया तो वहाँ उसके पौधे निकले, इस तरह से बीज ट्रांसफ़र हुए। कुछ पौधे अपना बीज वो हवा में उड़ते हैं, उससे ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे सेमल है और बहुत सारे हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ स्पीसीज डिस्पर्सल।
अगर वो आप भी खा लोगे टमाटर तो वो उसके बीज आपके भी पॉटी में निकलेंगे। आप ढेर सारी भिंडी खाओ रात में, अगले दिन सुबह पॉटी में आपको भिंडी के बीज दिखते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते, डायरेक्ट निकल जाता है। ये डायरेक्ट निकल जाते हैं। इनमें से आपने अगर 2-4 चबा भी लिए तो उससे निकलने वाला ऑक्सलेट, इनको विलेन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सीड्स में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। कुछ सीड्स चबा लिया आपने तो उससे निकलने वाला ऑक्सलेट इतना नहीं होता कि आप उससे किडनी स्टोन्स बना लो। ऑक्सलेट से का किडनी स्टोन से कोई कनेक्शन है? हाँ, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आप इस डर से बीज वाली चीज़ें नहीं खाओगे, भिंडी, टमाटर, बैगन, अमरूद, अनार, खीरा, हर चीज़ में बीज हैं, तो आपको तरह तरह के विटामिन की कमी हो जाएगी, फिर हम उसकी गोलियां खाएंगे। तो ये एक गलत धारणा है। जो रीजनल है और जो सीजनल है वो सब आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि कीवी खाएंगे तभी हेल्दी है, खीरा, टमाटर सब खाना है। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट एक बड़ा इंटरेस्टिंग केमिकल होता है। ऑक्सलेट इज लाइक कोरोना वायरस। जिस तरह से आप कोरोना वायरस से नहीं बच सकते, उसी तरह से आप ऑक्सलेट से नहीं बच सकते। ऑक्सलेट हर वेजिटेरियन फूड में, हर पत्ती में पाया जाता है। ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है। एंटी न्यूट्रिएंट यानी ये आपके शरीर में कोई फायदा तो नहीं करता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू, पर इससे बचा भी नहीं जा सकता। So oxalates are, if I am correct, they are protective mechanisms for the plants कि उनको कोई और ना खाए। Am I right? नहीं, ऐसा नहीं। सो ऑक्सलेट से प्लांट का प्रोटेक्शन तो आई डोंट नो कैसे होगा, बट इट्स जस्ट प्रेजेंट हर लीफी वेजिटेबल में होता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्पिनच, पालक। यही एक यू कैन से पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को सही मालूम है कि जी पालक कम खानी चाहिए। अच्छा। पालक में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसको अगर हम कम करें, जिससे स्टोन्स बनने की टेंडेंसी है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो पालक मतलब ऑफ ऑल द थिंग्स जो लोग कहते हैं कि अवॉइड करनी चाहिए, उनमें सिर्फ एक पालक ही ऐसी है जिसको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं कि दूध मत पियो, दूध में कैल्शियम होता है। अच्छा। कैल्शियम से पथरी बन जाती है। भाई दूर से देखने में तो ऐसे ही लगता है कि हाँ जी पथरी का साउंड्स लॉजिकल, क्योंकि जो स्टोन्स बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं। अब इसमें है क्या कि कैल्शियम तो आपकी बॉडी में नेचुरली है, ऑक्सलेट बाहर से आया है। ऑक्सलेट विलन है मोस्टली 70%। कभी कभी कैल्शियम भी विलन होता है। तो अभी अगर हम कॉमन सिनेरियो की बात करें, मोस्ट कॉमनली इट इज़ द ऑक्सलेट विच इज़ द विलन, जिसने कैल्शियम को पकड़ रखा है और उसे बदनाम कर दिया है। स्टोन बनाने वाला ऑक्सलेट है। हमें ये लगता है कि हमने कैल्शियम खा लिया, उससे पथरी होगी, तो कैल्शियम मत खाओ। अब कैल्शियम आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, आपके हार्ट के धड़कने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। आपका बॉडी कैल्शियम को एक डेफिनेट रेंज में मेंटेन करके रखता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। अगर आपने डाइट से कैल्शियम नहीं लिया, जो कि अपने इंडियन डाइट्स में मोस्टली डेयरी है जहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है ना। बाहर तो पोर्क और बहुत सारी चीज़ें लोग खाते रहते हैं, हमारे यहाँ तो डेयरी है मेन। अगर हमने डेयरी बंद कर दी, किसी भी तरह से हम डाइटरी कैल्शियम अगर कम ले रहे हैं, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया। अब शरीर क्या करेगा? कैल्शियम तो चाहिए, आपकी हड्डियों से निकालेगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बोन्स, आपका जो स्टोर हाउस है। तो कैल्शियम ना खाने से बोन्स वीक होने लगी, फ्रैक्चर होने लगे। स्टोन्स बनने में ना बनने में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रैदर इसको ऐसे समझो, जब आप डाइटरी कैल्शियम खाते हो तो आपके खाने में ऑक्सलेट तो गया ही गया। आपने साथ में जैसे पालक खाई, पालक से तो ऑक्सलेट गया, लेकिन पालक के साथ आपने पनीर खा लिया जो हमारे ट्रेडिशनल खाने में है। पनीर का कैल्शियम पालक के ऑक्सलेट को आपके इंटेस्टाइन में ही बाइंड कर लेता है और वो आपकी किडनी तक नहीं पहुंच पाता, वो पॉटी में निकल जाता है। अच्छा। तो डाइटरी कैल्शियम इज प्रोटेक्टिव। ओह नाइस। है ना। सो उल्टा है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये मिथ्स डेंजरस हैं। दूध मत पियो, बीज वाली चीज़ें मत खाओ, ये सारी चीज़ें गलत हैं, इनसे उल्टा असर पड़ रहा है। कम क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए सॉल्ट, जो हमने पहले भी बात करी। सॉल्ट ज़्यादा खाने से कैल्शियम और इसका लीकेज होता है यूरिन में। शुगर ज़्यादा खाने से स्टोन्स बढ़ते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली, ओबेसिटी से भी। कुछ हद तक एनिमल प्रोटीन, अगर आपकी डाइट मेनली डेली एनिमल प्रोटीन से बनी हुई है तो उससे भी यूरिन की एसिडिटी बढ़ती है, कैल्शियम लीकेज बढ़ता है, स्टोन्स बढ़ सकते हैं।
तो क्या है, एनिमल प्रोटीन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आप अपनी थाली को बैलेंस्ड करो। यानी अगर आपको सपोज चिकन खाना है तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ चिकन ही चिकन खाया कड़ा भर के और रात को सो गए। आपने अगर थोड़ा सा चिकन लिया है, सो उसी अमाउंट का प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से भी आना चाहिए। कहते हैं कि लेस देन 50% शुड कम फ्रॉम एनिमल प्रोटीन एंड रेस्ट शुड कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। दैट इज़ द हेल्दी डाइट। बाकी अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, प्लांट्स प्रोटीन भी साथ में ले रहे हो, तो नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं, बट बैलेंस तरीके से। बैलेंस इज द की, चाहे वो किडनी के लिए हो, हार्ट के लिए हो, किसी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आपको बंद कर देनी है किसी चीज़ की अधिकता। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बार बार स्टोन्स बनते हैं, बार बार स्टोन्स बनते हैं, 3-3, 4-4 बार सर्जरी हो रखी है। हम भी उन्हें देख के दुखी हो जाते हैं कि इसके बेचारे का कितनी बार ऑपरेशन करें, पर हम पथरी निकाल के भेजते हैं, वो फिर बना के आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स में फिर हमें स्ट्रिक्ट डाइटरी कंट्रोल रखना पड़ता है। वो फिर स्ट्रक्चर्ड डाइटिशियन के साथ बैठ के हम डाइट बनाते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फिर ये पता लगाना होता है कि कैल्शियम एक्सेस हो रहा है, ऑक्जेलेट एक्सेस हो रहा है, यूरिक एसिड एक्सेस हो रहा है, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। फिर वो एक लंबा काम है, पर वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो डॉक्टर, वी टॉक्ड अबाउट CKD, है ना, फिर किडनी स्टोन्स की बात की हमने। नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू किडनीज इज यूरिनेशन, राइट? तो कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन के लिए जाते हैं और कुछ दिन में सिर्फ मे बी 2-3 बार, राइट? सो टेल अस हाउ मच इज़ टू मच, एंड क्या क्या साइंस है उसके पीछे? देखिए, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी शुरुआत से टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी हुई है। खासकर गर्ल्स में ऐसा देखा गया है, कुछ गर्ल्स को लंबे समय तक होल्ड करने की आदत होती है, वो कम फ्रीक्वेंसी होती है उनकी डे टाइम में। जैसे कि कुछ लोगों की पॉटी में ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, कोई दिन में 2 बार जाता है, कोई 1 बार जाता है। ऐसे यूरिनरी सिस्टम है, सबका अलग अलग है, इसमें कोई एक पैरामीटर किसी के लिए सेट नहीं कर सकते। पहले एक डेफिनेशन थी कि अगर रात में 2 से ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है तो हम उसको एबनॉर्मल मानते हैं। ओके, अब उसको चेंज करके ये कर दिया है कि अगर इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन योर रूटीन, कि भाई पिछले 15-20 साल से तो मैं जहाँ तक याद है रात को 1 ही बार उठता हूँ, अब मुझे 2 बार उठना पड़ रहा है, या मैं अभी तक तो दिन में हर 2 या 3 घंटे में 1 बार जाता था, अब हर घंटे जाना पड़ रहा है, दैट इज़ एबनॉर्मल। तो एनी चेंज इन योर रूटीन पर्टिकुलरली विच इज़ मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल, उसको हम एबनॉर्मल मानते हैं। फिर उसमें आगे हम कभी कभी इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो यू से दैट कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई सेट गाइडलाइंस कोई नहीं है एक कि नंबर भाई नहीं है सबके ये लिए। फ्रीक्वेंसी इज नॉर्मल, बाकी इधर उधर जो है गड़बड़ है। इज दैट एनी चेंज इन योर यूरिनेशन हैबिट्स जी ओवर द ईयर्स जी शुड बी कंसल्टेड विद द डॉक्टर, शुड बी नोटेड, यस है ना? यस। यूरिन कलर पे क्या वो है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, येलो, तो व्हाट डज इट से अबाउट आवर हेल्थ? यूरिन कलर एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अगर यूरिन एकदम क्रिस्टल क्लियर है पानी की तरह, दैट मीन्स यू आर वेल हाइड्रेटेड। लेकिन अगर सारा दिन ऐसा रहता है, दैट मीन्स यू आर ओवर हाइड्रेटेड। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका इलाज चल रहा है रात में 5 बार उठने के लिए, और जब डिटेल में पूछा तो पता चला कि सोने से पहले करीब आधा लीटर चाय पीते हैं। पूरे दिन में कोई 6-6, 8-8 लीटर पानी पी रहा है, ये बोल के कि जी जल ही जीवन है। तो अति सर्वत्र वर्जित है ना। तो अगर आपकी यूरिन एकदम क्लियर रहती है पूरे समय वाटर की तरह, दैट इज ओवर हाइड्रेशन। आइडियली कलर होना चाहिए लाइट येलो, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम, कि आपका सही चल रहा है। अगर पानी की कमी हो गई, सपोज आप बाहर धूप में थे और पानी नहीं पिया, तो यूरिन डार्क हो जाएगी, डार्क येलो, विच इज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट कलर होता है रेड। रेड मतलब ब्राइट रेड, सिंदूरी कलर। अच्छा, अगर ये कलर मिलता है, दैट इज ब्लड। वो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है, उसके ऊपर घर पे नहीं बैठना है, क्योंकि ये यूरिन में ब्लड अगर आ गया, खासकर 60 साल के बाद, तो उसका एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे रडार में कैंसर वर्ड आ जाता है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग अ कैंसर। एक बार भी अगर दिख जाए, एक बार भी अगर दिख जाए,
इसके बाद होता है कोला कलर। कोला कलर यानी कोका कोला की तरह कलर आपका दिखता है यूरिन का, डार्क ब्राउन सा। ये कुछ खास किडनी और लिवर के प्रॉब्लम्स में हो सकता है। टर्बिड कलर, धुंधला सा यूरिन है, मटमैला सा है, इन्फेक्शन में हो सकता है और कभी कभी लिम्फ लीकेज में हो सकता है। फ्रॉदी यूरिन, आपके यूरिन में आधे में झाग दिख रहा है, वो इन्फेक्शन या प्रोटीन लीक में हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थों से भी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, खासकर बीट रूट खाने से रेडिश टिंज आ जाता है यूरिन में। कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे आपने बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाई, उसके बाद आपको डार्क येलो यूरिन आएगा, कभी कभी पेशेंट्स डर जाते हैं। रिफेम्सिन नाम की एक दवाई होती है, वो खाने से ऑरेंज हो जाता है यूरिन, और कुछ अलग जेनेटिक कंडीशंस हैं। बट इन सारे कलर्स में अगर एक कलर है जो मैं आपसे बोलूँ विच इज़ तुरंत डॉक्टर के पास जाने वाला इंडिकेशन, वो है ब्राइट रेड कलर, यानी कि आंखों से देखा गया ब्लड। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने बोला है, रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न, हाँ, रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही न टपका वो लहू क्या है। वो मेरे फेवरेट शायर हैं, इसलिए उनकी लाइन याद आ गई, जब तक ब्लड आपकी नसों में है तब तक कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो तब है कि वो किसी एबनॉर्मल जगह से निकला। अब यूरिन में तो ब्लड आना नहीं चाहिए। सो ये कैंसर अवेयरनेस का एक हमारा वो है कि अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई, जहाँ से ब्लड नहीं दिखना चाहिए वहाँ से ब्लड आ गया, उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करना है। दैट इज़ द फर्स्ट साइन। अगर इसको मिस कर दिया तो कभी कभी ट्रेन मिस हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक और चीज़ डॉक्टर, जैसे हाउ मच वाटर है ना, हाइड्रेशन पे, बिकॉज यू नो दैट इंडिकेट्स द यूरिन कलर एज वेल, राइट? तो कुछ लोग 4-5 लीटर कि भाई 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ लोग बहुत ही हैबिचुअली कम ही पीते हैं। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस? लोग मतलब आपके हिसाब से, बीइंग एक्सपर्ट हियर, मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू, लाइक अमाउंट ऑफ वाटर वी शुड बी ड्रिंकिंग? पानी पीना है जिससे करीब करीब 1 से 1.5 लीटर की यूरिन लाइट येलो कलर की प्रोड्यूस हो। हैबिचुअल डिहाइड्रेशन से बचना है, मतलब कि आपको याद ही नहीं आपने कब पानी पिया था, है ना, मुंह सूख रहा है, दिन भर हो गया, वो ठीक नहीं है। ओवर हाइड्रेशन भी ठीक नहीं है कि आपने 5-5, 6-6 लीटर पानी पी रहे हो और उस हिसाब से आप उसे यू कैन से बर्न नहीं कर रहे हो, आपके पसीना नहीं निकल रहा उस तरह से। अगर आप मैराथन दौड़ते हो, ज़बरदस्त जिम करते हो, धूप में क्रिकेट खेल के आए हो, तो 5 या 6 लीटर पियो, वो सारा चला जाएगा आपका पसीने में। लेकिन आप पूरे टाइम घर पे बैठे हुए हो और हेल्दी रहने के लिए 5 या 6 लीटर पानी पी रहे हो, तो वो नुकसान करेगा। इसमें कुछ कैच ये भी होता है, एक्सेस वाटर कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स। आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है ब्लड। अच्छा, कुछ पेशेंट्स जिनको अगर किडनी फंक्शन ऑप्टिमम नहीं है, वो उतना तेज़ी से फिल्टर नहीं कर सकते, CKD वाले पेशेंट्स, या किसी का हार्ट फंक्शन अच्छा नहीं है, हार्ट उस हिसाब से पंप नहीं कर सकता, आपने 6 लीटर डाल दिया पर वो हार्ट पंप ही नहीं कर सकता, हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को तो हम वाटर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जिन्हें कोई कंडीशन है, किडनी कंडीशन, हार्ट कंडीशन, उन्हें तो डॉक्टर से पूछ के एक सेट वॉल्यूम लेना चाहिए। आम जनता के लिए जितना कंजम्पशन है उतना आप, जितना आपका पसीना निकलता है उस हिसाब से आपको पानी पीना है। 1 से 1.5 लीटर की यूरिन डेली आनी चाहिए, कलर लाइट पेल होना चाहिए, रफली दैट इज 2.5 से 3 लीटर ऑफ पानी इन अ डे। सो एक नॉर्मल इंसान जो कि रीजनेबली एक्टिव है, उसको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। सफिशिएंट। अगर कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसे आउटसाइड स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनके लिए वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तब भी ज़्यादा होती है जब हम पूरी रात हीटर के सामने सो जाते हैं। आपने घर में सुबह से शाम तक किचन में काम कर लिया, AC से भी कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें नज़र में रखते हुए यूरिन कलर आपका बता देगा। तो वो यही, जस्ट मेक श्योर दैट योर यूरिन कलर इज लाइट येलो। राइट, परफेक्ट, ठीक है। सो डॉक्टर, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, UTIs, राइट? So I was reading somewhere that 50-60% of women they develop UTI over their lifetime, है ना? तो what is UTI and why specifically women develop this? देखिए, इसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि बिकॉज फीमेल यूरिनरी सिस्टम मेल सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है।
जो भी यूटीआई का मतलब क्या पहले हुआ? वो बताइए कि क्या होता है, देन विल। यूटीआई का मतलब हुआ कि आपके यूरिन में बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। आमतौर पे ना के बराबर बैक्टीरिया होते हैं यूरिन में। अच्छा। अब ये बैक्टीरिया यूरिन में पहुंचे कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर तो चारों तरफ से बंद है। मोस्टली 99% इन्हें हम असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि ये नीचे के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। कभी कभी रेयरली अगर शरीर में और बहुत इन्फेक्शंस हैं तो वो पहुंच सकता है ब्लड के थ्रू आपके ब्लैडर तक, बट दैट इज नॉट द कॉमन थिंग। कॉमनली असेंडिंग होता है, यानी कि आपके अंडरवेयर एरिया में आसपास जो भी बैक्टीरिया है वो अंदर जाके अब वो यूरिन में घर बना लिया उन्होंने, तो वो यूटीआई हो गया। ओके। नाउ मेल्स में ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि जो पेशाब का रास्ता है वो लंबा है, शरीर से दूर जाके खुलता है, तो बैक्टीरिया को उस रास्ते को चढ़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल है और उस बीच में वो वॉश हो जाता है 2-3 बार। एज कंपेयर टू फीमेल में यूरिनरी पैसेज बहुत छोटा पाइप होता है और वो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर ही खुलता है। उसमें अगर किसी बैक्टीरिया की एंट्री हो गई तो आप ये समझो कि वो डायरेक्टली शरीर के अंदर है। दैट इज़ वन थिंग। इसलिए फीमेल्स में यूटीआई ज़्यादा कॉमनली मिलता है। दूसरा एक जेनेटिक्स का रोल है। बड़ा इंटरेस्टिंग। कुछ लेडीज, इन जनरल लेडीज आर मोर प्रोन फॉर यूटीआई, यानी बैक्टीरिया जल्दी इन्वेड करेगा, ज़्यादा समय तक वहाँ पर घर बना के बैठेगा। आउट ऑफ लेडीज, फ्यू लेडीज आर मोर प्रोन एज कम्पेयर, किसी को कभी नहीं हुआ, किसी को बार बार हो रहा है। जो लेडीज प्रोन है उनमें भी ये यूटीआई ऐसा देखा गया है, बैचेस में आते हैं। 25 साल की उम्र में लगातार 2-3-4 साल तक परेशान हुई, उसके बाद अपने आप ठीक हो गए, 10 साल बाद फिर रिपीट होने लगा। अच्छा। तो एक पैटर्न है। ऐसा क्यों है? ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, कुछ इसमें जेनेटिक रोल है ना। यू कैन से फ्यू लेडीज आर मोर प्रोन टू कैच इन्फेक्शन इन अ पीरियोडिकल मैनर। अच्छा, इसके अलावा कुछ हमारी रूटीन लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अगर हम ढंग से पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन कम है, तो जो फ्लशिंग इफेक्ट है ज़रूरी है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया घुस जाते हैं, लेकिन हमने अगर फ्लश ही नहीं किया, पेशाब रोकने की आदत है, सुबह से शाम हो गई, हम नहीं यूरिन पास करी, ट्रैवल कर रहे हैं, टॉयलेट गंदा था नहीं पास किया, इंडियन टॉयलेट था नहीं पास किया, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। तो यूरिन होल्ड करने की प्रैक्टिसेस हैं, उनके कारण भी यूटीआई ज़्यादा होते हैं। कुछ और प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं हाइजीन मेंटेन करके रखो, हाइजीन में मेरे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जिन्हें एक बार यूटीआई हुआ तो उसके बाद कई बार तो डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं, कई बार कोई उनकी फ्रेंड एडवाइस कर देती है कि साफ रखो, ओवर केयरफुल, ड्राई रखो। अब वो दिन में 10 बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को पानी से धोएंगे, कभी कभी डेटॉल यूज़ करते हैं, यूरिन पास करने के बाद टिश्यू पेपर से उसको दे ट्राई टू ड्राई इट, एक टॉवल रखते हैं कई लोग, उस टॉवल से उसको ड्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि देखिए लेडीज़ में जो यूरिन का रास्ता है वो अलग से आपको एक ओपनिंग नहीं दिखती। जैसे मेल्स में एट द टिप ऑफ पेनिस देयर इज़ अ होल, जहाँ से सीमेन निकलना है, जहाँ से यूरिन निकलना है। लेडीज़ में बच्चेदानी का रास्ता अलग है, वजाइना, यूरिन का जो पैसेज है वो ऐसे खुला हुआ नहीं दिखता, उसके ऊपर बड़े सॉफ्ट से कवरिंग होते हैं विच आर लाइक वन वे वाल्व, उससे यूरिन बाहर जाएगी, अंदर कुछ नहीं जा सकता। इस सॉफ्ट स्किन को अगर किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल ट्रॉमा होता है टिश्यू से, या वो जो हाई प्रेशर वाली जेट है उससे, तो वो क्रैक हो जाते हैं, और वहाँ पर जो नॉर्मली प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, बट दे आर फ्रेंड्स ओनली टिल द टाइम दे आर आउटसाइड, वो अंदर चले जाते हैं, अब उनसे बीमारियाँ हो जाती हैं। तो कभी कभी ओवर हाइजीन से भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनसे यूटीआईज कॉमनली हमें मिल रहा है फीमेल्स में। सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि वन थिंग दे शुड बी रियली केयरफुल, कि वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यूटीआईज का, व्हाट इज़ दैट? अगेन जनरल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है और कुछ बैक्टीरिया घुस भी गए तो आप उसको फाइट कर सकते हो। स्ट्रेस, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों से, डायबिटीज़ यहाँ पे भी घुस गए, इम्यूनिटी कम हो गई, आपके बैक्टीरिया से फाइट करने की कैपेसिटी कम हो गई, है ना। तो ये तो है, तो जनरल हेल्थ तो है ही है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं रखूँगा हाइड्रेशन, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं यूरिन होल्ड करने की, इनको
यूरिन होल्ड नहीं करना है। अगर आपको इंडियन टॉयलेट मिल रहा है आप इंडियन टॉयलेट में करो, डर्टी टॉयलेट मिल रहा है फाइंड आउट अ वे, आप उस पर स्क्वाट करके बैठ जाओ, टिश्यूज़ यूज़ करो। जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में या कहीं पर, अगर आई हैव अ डॉटर, अगर उसको यूरिन पास करना है तो मैं एक टिश्यू साथ में रखता हूँ, टिश्यू यूज़ करो एंड पास। यूरिन होल्ड करना सबसे ख़राब है। अगर आपने किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज़ कर लिया उससे यूटीआई नहीं होगा जब तक कि वो डायरेक्टली यूरिन के पैसेज को टच ना करे, वो तो होता नहीं है। तो यूरिन रोकना नहीं है, यूरिन पास करना है। ओके, सो जो आपने इंडियन टॉयलेट्स की बात की, आर दे सेफ? यस दे आर, बिल्कुल दे आर। So because most women fear that, and they when they travel they keep looking for clean Western hygienic toilet. Western toilets. तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा elaborate करके बताओ, क्योंकि ये बहुत important चीज़ है, because of that they hold urine, which you say is the most contributing factor. तो जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि ये बैक्टीरिया अंदर पहुंचेंगे असेंडिंग रास्ते से। असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर तक चढ़ते हैं। असेंडिंग यानी कि हुआ आपका अंडरवेयर एरिया में जो बैक्टीरिया है वो। जब भी आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, आपका प्राइवेट पार्ट्स, आपके अंडरवेयर एरिया तो कहीं टच में हो नहीं रहे हैं, यू जस्ट पास्ड यूरिन एंड लेफ्ट। तो कोई भी बैक्टीरिया आपके प्राइवेट पार्ट्स तक नहीं पहुंचा, उससे नहीं होगा इन्फेक्शन। बट जो ऑलरेडी आपके स्किन के ऊपर हैं बैक्टीरिया, रहते हैं, ग्रो करते हैं, हमारे हाथ के ऊपर होते हैं, और जो ग्रोइन एरिया है, अंडरवेयर एरिया है, वो नेचुरली डर्टी एरिया है। ये कभी साफ नहीं रह सकता। कभी पसीना आएगा, कभी माहवारी आएगी, कभी वजाइना से पानी आएगा, कभी एनस से पानी आएगा, इट विल ऑलवेज रिमेन डर्टी। लेकिन ये बैक्टीरिया जो छोटे मोटे अंदर चले गए और आपने यूरिन पास नहीं करी, वो ग्रो करके फिर यूटीआई करते हैं। So hygiene, Indian toilets are not to be really worried about. Okay. एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना भूल गया, प्रोबायोटिक्स। हमारी डाइट में दही, रायता, जो भी प्रोबायोटिक्स है, अगर आप याकुल्ट पीते हो या इस तरह की कोई चीज़ लेते हो तो वो भी छाछ, आई वुड रिकमेंड नेचुरल चीज़ें। प्रोबायोटिक्स आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया रिप्लेनिश कराती है। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स खाई, पेट खराब हो गया क्योंकि आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया भी मर गए, फिर आप उसमें दही खाते हो, पेट साफ हो जाता है। यही चीज़ आपके यूटीआई में भी काम करती है। आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आप प्रोबायोटिक्स अच्छा लेते हो डाइट में, यूटीआई को फाइट करने में काफ़ी मदद मिलती है उससे। तो वो डाइट में ज़रूर रखना है। सुपर यूजफुल। एक और चीज़ डॉक्टर, सो वी टॉक्ड अबाउट वेमेन, व्हाट अबाउट मेन? उनको नहीं होता है, या डू यू स्टिल सी सम केसेस वेयर मेन हैव यूटीआई? नहीं, मेन में भी यूटीआई होता है। इट्स नॉट वेरी कॉमन बट इट्स नॉट रेयर। अच्छा, हाँ, तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, एक हो गया यंग मैन और एक हो गया आई वुड से सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स में मोस्टली ऑल ऑफ द टाइम इट इज़ प्रोस्टेट रिलेटेड, और कभी कभी अगर अगेन डायबिटीज़ फिर से आ गया, डायबिटीज़ में भी बहुत यूटीआईज होते हैं। यंग मैन, इनमें अगर यूटीआई हो रहा है तो ये आमतौर पे या तो स्टोन्स रिलेटेड होते हैं, या कोई अंदर ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जहाँ से यूरिन ड्रेनेज में ब्लॉकेज है, स्ट्रिक्चर है, यूरिन का पास ही नहीं हो रही, यूरिन इन्फेक्शन बन रहा है। कभी कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ओके, अनप्रोटेक्टेड वजाइनल सेक्स, अनप्रोटेक्टेड एनल इंटरकोर्स। ये बैक्टीरिया रास्ता एक ही है, उसी रास्ते से अंदर जाके इन्फेक्शन कराते हैं। और कई बार दीज यंग मैन दे फेल टू अंडरस्टैंड कि बार बार यूटीआई हो क्यों रहा है, जो कि वो वहाँ से कैच कर रहे हैं यूटीआई। तो ये चीज़ें हैं कि मेल्स में भी होते हैं। ओल्ड एज में तो हमें मोस्टली प्रोस्टेट मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आ गई, 60 प्लस की एज में अगर आप रैंडमली किसी का यूरिन कराओगे तो उसमें बैक्टीरिया मिलने के चांसेस काफ़ी हैं। तो कई बार ऐसा है कि अगर सिम्टम्स नहीं हैं तो हम सिर्फ रिपोर्ट्स को ट्रीट करने का पीछा नहीं करते हैं। हाँ, अगर डायबिटीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, फ्रेल हैं, तब ज़रूर हम उसे ट्रीट करते हैं। बट अदरवाइज़ हमें बैक्टीरिया बिना किसी कारण भी ओल्ड एज में मिल जाते हैं। तो हाँ, मेल्स में भी मिलते हैं यूटीआईज, बट जब भी मेल्स में यूटीआई होते हैं हमें हमेशा कारण की खोज करनी पड़ती है, विच इज़ मैंडेटरी। कहीं ना कहीं कोई स्टोन, कोई स्ट्रिक्चर, कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो करेक्टेबल है। हमें कॉज तक इसलिए जाना है क्योंकि वो करेक्टेबल कॉज हो सकता है, उसे करेक्ट कर देंगे, यूटीआईज ठीक हो जाएंगे। समटाइम्स
वी डोंट फाइंड एनी कॉज। फिर हम उसको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या इस तरह की टर्म्स करके लेबल करते हैं, एंड देयर आर फ्यू केसेस विच आर डिफिकल्ट टू ट्रीट। कुछ होते हैं। परफेक्ट, ठीक है। सो वी कवर्ड यूटीआई। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर मेन, प्रोस्टेट। मोस्ट मैन इन द 20s 30s दे डू नॉट नो व्हाट प्रोस्टेट इज। उन्होंने बस यही सुना होता है कि उनके घर में कोई बुजुर्ग है, उनको कोई प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट का समस्या की जड़ है प्रोस्टेट। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो काम क्या करता है, वो किसी काम का है भी क्या। सो डॉक्टर प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोस्टेट, व्हाट डज इट डू। क्या कोई काम की चीज़ है, कुछ इम्पोर्टेंस है इस ऑर्गन की, या क्या इम्पोर्टेंस है? सो प्रोस्टेट का यूरिनरी सिस्टम में जो रोल है वो तो है, बट इसका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा। प्रोस्टेट से जो सीमेन इजैक्यूलेट होकर निकलता है उसका करीब 30 to 40% वॉल्यूम प्रोस्टेट से आता है। कहाँ है ये, पहले बताओ, ये ऑर्गन कहाँ होता है? सो हमारी किडनी से यूरिन बन के नीचे आया पाइप से, नीचे स्टोरेज टैंक यानी ब्लैडर में स्टोर हो गया जी। उसके बाद आपने पेनिस से यूरिन पास कर दिया जी। पेनिस और ब्लैडर के बीच में अच्छा। एक डोनट शेप का ऑर्गन होता है ऐसा, उसके बीच में से यूरिन को जाके निकलना होता है। अच्छा, मतलब वो इट्स अ राउंड। इट्स अ राउंड। ओके। अब ये ब्लैडर के नीचे और पेनिस के पीछे ऐसी जगह बैठा हुआ है जो आप नहीं छू सकते, फील कर सकते, अंदर होता है। यहीं पर जो वीर को लाने वाली नलकियां हैं टेस्टिस से, सीमेन, हाँ, वो भी यहीं खुलती हैं प्रोस्टेट के अंदर ही। अच्छा। तो जब, क्योंकि आगे तो एक ही कॉमन रास्ता है, तो जब कोई मेल इजैक्यूलेट कर रहा होता है तो उसका सीमेन भी प्रोस्टेट से होके यूरिनरी रास्ते से होते हुए निकलता है। जब वो यूरिन पास कर रहा होता है तो भी इसी रास्ते से निकलता है। सो बट इसका मेन फंक्शन ये है कि इजैक्यूलेशन के टाइम उसमें फ्लूइड ऐड करता है ये, ऐसा फ्लूइड जो स्पर्म्स को नरिश करता है। ओके। शुक्राणुओं के पोषण में काम आता है, खासकर जिंक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जो सीमेन निकला वजाइना में डिपॉजिट हुआ, अब वहाँ से जो स्पर्म्स हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, अब उनकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। लंबी यात्रा होती है, उनको वजाइना से लेके फलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, तो रास्ते के लिए खाना पीना तो चाहिए, वो प्रोस्टेट बना के व्हाट अ वे टू एक्सप्लेन। गुड। तो वो काम इसका है। हाँ, एक रोल इसका यूरिनरी कंट्रोल में भी होता है, क्योंकि ऐसी जगह बैठा हुआ है, स्टोरेज टैंक से नीचे का जो पाइप है फॉसेट उसके बीच में, तो ये कभी कभी आपका यूरिनरी कंट्रोल में भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। नहीं तो जो ब्लैडर में स्टोरेज है वो पूरा कभी कभी लीक हो सकता है। सो इसका उसमें भी फंक्शन, मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन का है। मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन का जी। तो प्रोस्टेट का इशू क्या होता है और वो कब से शुरू होता है, किस एज से शुरू होता है वो? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन है। आपके सारे ऑर्गन्स पैदा होने के बाद ग्रो करते हैं, एडोलेसेंट एज तक आते आते एक साइज अटेन करते हैं, फिर उस साइज में स्टेबल हो जाते हैं, 16 से 20 तक, जो भी प्यूबर्टी और वो भी आप कहते हैं। प्रोस्टेट लाइफ लॉन्ग बढ़ता रहता है। इसकी साइज बढ़ती रहेगी जब तक कि मर्द जो है, मेल है, उसकी डेथ नहीं हो जाती, बढ़ता रहता है। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज ऑर्गन। इज इट ओनली? हाँ, ओनली इन मेल्स, फीमेल्स के पास नहीं है। सो बिकॉज इसकी एज बढ़ती, इसकी साइज बढ़ती रहती है, सो आप ऐसे इमेजिन करो कि इसके अंदर एक चैनल है जहाँ से यूरिन को निकलना है। जब भी प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है, ये चैनल चिंक हो जाता है, तो अब यूरिन को पास होने में प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिन रुकने लगता है, रुकावट के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो देन इट स्टार्ट्स कॉजिंग प्रॉब्लम इन फ्यू, नॉट ऑल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मुझे याद आ गई। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा प्रोस्टेट तो 60 ग्राम का आ गया है ना, नॉर्मल साइज तो 25 ग्राम की होती है। तो अगर ये प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई लेकिन अंदर का चैनल नहीं दबा, इट हैज़ ग्रोन आउटसाइड, अच्छा, तो वो आपकी बीमारी नहीं है ना। आप 6 फुट के हो गए, वो बीमारी नहीं है। ऐसी प्रोस्टेट बड़ा हो गया, बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ये पैसेज नैरो होने लगा तब बीमारी, नीचे की तरफ दबा के, अगर हाँ, अगर वो दबा रहा है, ट्रैक्ट को दबा रहा है, तो तब प्रॉब्लम है। वो छोटे प्रोस्टेट के साथ भी हो सकता है। 25 ग्राम का प्रोस्टेट है लेकिन उसने रास्ते को बंद कर रखा है, देन यू प्रोबेबली नीड सम हेल्प।
सो सिर्फ प्रोस्टेट की साइज को देखकर हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारी रिपोर्ट्स में लिखा होता है, वो जो मेंशन होता है इम्प्रेशन प्रोस्टेटोमेगाली एनलार्ज प्रोस्टेट बोल्ड में लिखा होता है और हम डर जाते हैं। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखना जो है आपकी रिपोर्ट में वो ये देखना है कि पेशाब रुक तो नहीं रहा है, किडनी में सूजन तो नहीं आ रही, रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा तो नहीं है। दोज आर द इम्पॉर्टेंट फिगर्स, नॉट द प्रोस्टेट साइज। तो प्रोस्टेट इश्यूज के क्या सिम्टम्स हैं? अगर समबडी अ मैन, मतलब किस एज में उनको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं? हाँ, आमतौर पे 60 साल के बाद, अच्छा। कभी कभी 50 के बाद, डिपेंड करता है आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। इसमें जेनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके ग्रैंडफादर और फादर सभी को प्रोस्टेट ने परेशान किया है तो आपके भी चांसेस हैं कि परेशान होगे आप और जल्दी हो सकते हो। पर मोटा मोटा मान के चलो कि 60 टच करने के बाद ये शुरू करता है। ओके। क्या कर सकता है? देखिए, यूरिन पास करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, आपका पैसेज क्लियर होना चाहिए जहाँ से यूरिन निकलना है। जी। अगर प्रोस्टेट ने उस पैसेज को बंद कर दिया तो आपकी यूरिन ठीक से पास नहीं होगी। दूसरा जो हमें चाहिए है वो है पंप। पेशाब की थैली पंप करती है, तभी तो धार बनती है। अगर वो पंप वीक है, जैसे डायबिटीज़, अगर आपको लंबी डायबिटीज़ है वो आपके पंप को फेल कर देती है। आपका पेशाब का जो थैला है ना वो ठीक से पंप नहीं करता, तो भी आपकी यूरिन नहीं निकलेगी। तो अल्टीमेटली प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन वाले। ऑब्स्ट्रक्शन वाले मतलब आपको यूरिन का फ्लो कम मिलेगा, जी धार कम आ रही है, चप्पलों पे गिर रही है, कॉमोड तक नहीं जाती। ओके। ठीक है, जोर लगाना पड़ता है, इतना जोर लगाना पड़ता है कि कई बार पॉटी निकल जाती है। धार नहीं आती, बूंदें आती हैं। यूरिन पास करके वापस आते हैं, ऐसा लगता है बच्ची हुई है, फिर से जाना है। जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। इतना जोर लगाया कि उसमें छोटी मोटी नसें फट गई, ब्लीडिंग हो गई प्रोस्टेट से। बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं या पेशाब की थैली में स्टोन्स बन रहे हैं। ये तो प्योर प्रोस्टेट के सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा कभी कभी इन पेशेंट्स में हमें स्टोरेज सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्टोरेज यानी कि यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया, बार बार जाना पड़ता है, रात में 4 बार 5 बार उठना पड़ता है। कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि यूरिन का प्रेशर आया, अब आप रोक नहीं सकते, अब तो जाना ही है। ये स्टोरेज सिम्टम्स कहलाते हैं। ये कभी कभी एंटायरली प्रोस्टेट के कारण नहीं होते, ये ब्लैडर के स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं। ओके। तो हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये हमारे प्रोस्टेट से है। सो दोनों चीज़ों को हमें देखना होता है, पंप रिलेटेड सिम्टम्स और प्रोस्टेट के ऑब्स्ट्रक्टिव रिलेटेड सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के। सो एक तो हो गया एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, और एक हो गया प्रोस्टेट कैंसर भी सुनने में आता है। जी। दोनों ऑफ कोर्स अलग अलग ही चीज़ें होंगी। तो प्रोस्टेट कैंसर भी काफ़ी कॉमन हो गया है। रिसेंटली प्रोस्टेट कैंसर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि शायद डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल और डाइट भी चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर। इज़ देयर एनी वे, उसके कोई सिम्टम्स या इज़ देयर एनी वे हम उससे बचा जा सकता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो अभी हमने बात करी, प्रोस्टेट कैंसर का मतलब हुआ कि प्रोस्टेट की अगर साइज़ बड़ी है या हमारे जो सिम्टम्स आए हैं वो या तो प्रोस्टेट इटसेल्फ इज कॉजिंग इट, उसी के कारण हो रहा है, या उसके अंदर कोई और बीमारी है जो प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। दोनों के सिम्टम्स लगभग एक जैसे होंगे। अच्छा। क्योंकि सिम्टम्स वही हैं, यूरिन में रुकावट, पेशाब में खून आना, जलन होना, तो ये थोड़े ओवरलैपिंग सिम्टम्स हैं। हम सिम्टम्स के बेसिस पे कभी ये नहीं कह सकते कि जी कैंसर नहीं हो सकता या ये कैंसर है। इसमें एक यू कैन से रादर कंट्रोवर्शियल स्क्रीनिंग टेस्ट है PSA का। अच्छा। इनिशियली जब ये PSA क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये हमारे ब्लड में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि प्रोस्टेट से निकलता है। तो शुरुआत में ये देखा गया कि प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों में PSA बढ़ा हुआ होता है। सो ये तो बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब भी हमको PSA टेस्ट कराएंगे, जिसका बढ़ा हुआ है उसको हम आगे चेक करेंगे। तो इनिशियली काफ़ी क्रेज़ था इसके लिए, बट देन ये देखा गया कि इसमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव मिलते थे क्योंकि ये प्रोस्टेट रिलेटेड है, ये कैंसर स्पेसिफिक नहीं है। प्रोस्टेट की कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन हो गया तो भी PSA बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ गई तो भी PSA बढ़ जाएगा, यूरिन रुक गया तो भी PSA बढ़ जाएगा, सर्जरी हुई तो भी बढ़ जाएगा, कैंसर हुआ तो भी बढ़ जाएगा।
तो बहुत सारे मरीजों का अननेसेसरी बायोप्सी और ट्रीटमेंट होने लगा। तो इसको जनरलाइज्ड स्क्रीनिंग से हटाकर डिस्कस्ड शेयर डिसीजन पे डाल दिया गया है। तो अगर आपको छोटे मोटे सिम्टम्स हैं तो हम मरीज़ों से ये बात करते हैं हमेशा कि एक PSA नाम का टेस्ट है जिसको करने से हमें कुछ आइडिया लग सकता है। अगर बढ़ा हुआ है तो कैंसर होने की संभावना होगी, फिर हमें आगे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब करिए, आई वांट टू नो। और कुछ ऐसे होते हैं, खासकर अगर उनकी एज हो गई है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को नहीं कराना, मुझे तो बस मेरी तकलीफ का इलाज कर दो। तो ये एक शेयर डिसीजन वाला टेस्ट है। इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है प्रोस्टेट कैंसर की तो 50 ईयर्स के बाद अगर आप ईयरली या 2 ईयरली एक PSA कराते हो, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसमें हमें टाइमली डिजीज़ पकड़ने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो 45 की एज से ये करना होता है। तो हमें सिम्टम से तो उतना आइडिया नहीं लगेगा, PSA से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो आगे की कहानी शुरू हो जाती है। एक बार PSA करा लो, बड़ा हुआ है तो फिर आप आगे सब्सिक्वेंट टेस्ट या फिर सब्सिक्वेंट टेस्ट तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही आते हैं क्योंकि उन्होंने तो अपना रूटीन चेकअप कराया है जी, हमें पैकेज दे दिया था। उस पैकेज में ये सारे टेस्ट फ्री थे। वो टेस्ट तो फ्री हो गए पर उसमें कुछ ना कुछ बोल्ड लेटर में लिख के आ गया। अब वो लेके आ गया कि हमारा PSA 10 है, नॉर्मल तो होता है 4 से कम। अब इस रिपोर्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, या तो नहीं कराया होता, अब करा लिया है तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब भी आपकी PSA बढ़ी हुई आती है तो हम 2 तरह के पेशेंट्स देखते हैं। एक जो पैनिक हो जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया और BP बढ़ा के बैठ जाते हैं। दूसरे जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है छोड़ो, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ें एक्सट्रीम्स हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें बीच का रास्ता अपनाना है, हमें डॉक्टर से मिलना है। एक वो आपका चेकअप करेगा, कई डॉक्टर्स रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये देखने के लिए कि प्रोस्टेट में कोई गांठ तो नहीं है। बेसिक यूरिन टेस्ट करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण PSA बढ़ा हुआ है। उसके बाद इसे रिपीट करना होता है, आइडियली फ्रॉम सेम लैब। करीब 1.5-2 महीना या 3 महीने के गैप में, 1.5 से 2 महीने में इसको रिपीट करो। अगर ये अभी भी 10 के ऊपर है या बढ़ रहा है, देन इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर ये कम आ गया है, नॉर्मल रेंज के पास आ रहा है, देन प्रोबेबली यू डोंट नीड टू पैनिक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब फिर हम MRI या इस तरह की चीज़ें करते हैं। और फाइनली अगर सस्पिशन है कैंसर का तो आफ्टर डिस्कशन हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होता है और एक रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं होता। सो डॉक्टर, वी डिस्कस अबाउट प्रोस्टेट, उसकी इम्पोर्टेंस, सब कुछ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपने बताया कि वो भी आपके प्रीव्यू में आता है, दैट इज़ मेंस सेक्सुअल हेल्थ, राइट। सो I feel that women are more aware about their sexual health, and they visit their gynecologist more often than men seeking medical help or discussing these with their doctor. Do you feel it's the fact, and do you feel that it is changing over the years now? बिल्कुल, देखिए एक रूरल अर्बन डिवाइड है इसमें। अर्बन एरियाज़ में डेफिनेटली, एंड दिस इज़ गुड दैट विमेन आर मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। एक रेगुलर गायनी चेकअप उनका होता है, एंड दे डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ। देयर इज सो मच टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेनोपॉज। हाँ, वी टॉक लेस अबाउट एंड्रोपॉज जो कि मेंस हेल्थ से रिलेटेड है। ये इसलिए है क्योंकि सी फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल हेल्थ में जहाँ तक मुझे लगता है मेन का जो मर्दानगी वाला एंगल है वो हर उस इंसान को इसे ओपनली डिस्कस करने से रोक देता है। मर्दानगी वाला एंगल मतलब कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आई एम अ लेस मर्द, ओके, है ना, लेस मैस्कुलिन। भले ही वो नॉर्मल हो तो भी उसको इस तरह की फीलिंग आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कई तो नौजवान टेलीविज़न में देखकर जो एडिटेड मूवीज़ होती हैं या लोगों की बातें सुनकर ही अपने आप को कम समझ लेते हैं। वो किसी से, पहली चीज़, वो अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर सकता क्योंकि दोस्त मजाक उड़ाएंगे, है ना, कोई सीरियसली नहीं लेगा, मजाक ज़रूर उड़ाएगा।
डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन वो डॉक्टर के पास गया उस दिन लोगों को पता चल जाएगा, पर्ची पे लिख जाएगा ईडी। तो ये एक बड़ा टैबू बन गया है, इसलिए मेन आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, विच इज़ नॉट गुड। नॉट गुड बिकॉज इट टेक्स अ huge stress, it takes a huge load on your psychological system to handle this. आप उसको अकेले ही अपने आप जूझते रहते हो, उसके उपाय ढूंढते रहते हो, और उस चक्कर में कभी कभी आप गलत मेडिसिन, गलत चीज़ों में फंस जाते हो, एंड कई बार रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। सो सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार मेन के लिए। So they're not talking to anybody, they become gullible, and then they end up taking some products which Right. can be counterproductive or harmful हो सकती हैं. हाँ, मोस्टली हो जाते हैं। So when it comes to men's sexual health, क्या problems हैं? Let's एक बार वो डिस्कस करते हैं. बिल्कुल। देखिए, मोस्ट कॉमनली तो जो हम देखते हैं वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी। ईडी नाम से बहुत लोग डर जाते हैं, जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला। और दूसरा है प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन। अच्छा। नाउ ईडी, हम पहले ईडी की बात करते हैं। ईडी जो है मोस्ट कॉमनली 90% जो हमारे केसेस होते हैं वो यंगस्टर्स के होते हैं, यंगस्टर्स या मिडिल एज वालों के होते हैं, एंड इसमें मोस्टली साइकोजेनिक होते हैं। साइकोजेनिक का मतलब ये हुआ कि कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है, यानी कि पेनिस में कोई खराबी नहीं है, फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली ठीक है, लेकिन फंक्शनली जब आपका परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो परफॉर्मेंस नहीं होती है। दूसरा सेक्शन होता है यू कैन से लेट मिडिल एज और ओल्ड एज, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ या इस तरह के लिपिड की प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि आर्टरीज नैरो हो रही हैं और पेनिस में ब्लड फ्लो अब कम हो रहा है। तो एक वो वाला ईडी होता है। ये हर एज में मिल रहा है, पर यंग एज में अब ज़्यादा मिल रहा है। यंग एज में ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने लगे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मर्द को ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है कि आई हैव टू परफॉर्म, अगर नहीं परफॉर्म किया तो लोग क्या बोलेंगे, वाइफ क्या बोलेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। जबकि यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि ईडी जैसी सिचुएशन फीमेल्स में भी होती है। अच्छा जी। जब एक मेल एक्साइटेड होता है तो उसको पेनिस में इरेक्शन होता है। जब एक लेडी एक्साइटेड होती है तो उसकी वजाइना वेट होती है। अगर एक कपल सेक्स करने के लिए आगे बढ़ रहा है और जो बंदा है ही इज़ नॉट इन द राइट फेज ऑफ माइंड, उसको इरेक्शन ठीक नहीं आता। इसी तरह से फीमेल का भी है, इफ़ शी इज़ नॉट इन द राइट मूड उसकी वजाइना ड्राई रह जाती है। सो ड्राई वजाइना इज इक्वल टू दिस जेंटलमैन्स ईडी, बट इरेक्शन नहीं आया तो आगे कुछ नहीं हो सकता, उसका मुद्दा बन जाता है। यहाँ तो आप ल्यूब्रिकेंट यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। सो इसलिए मेल्स को ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होने लगती है कि अगर सेक्सुअल एक्ट नहीं हो पाया तो ये मेरी कमी के कारण है, मेरी मर्दानगी में कमी के कारण है। एंड वीमेन आर मोर ओपन डिस्कसिंग ड्राई वजाइना टू देयर गायनेकोलॉजिस्ट एज कंपेयर टू मेन डिस्कसिंग देयर लैक ऑफ इरेक्शन टू द डॉक्टर। देखो, वीमेन का तो मैं नहीं कह सकता बिकॉज वो तो गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगी, बट हाँ मेन दे आर वेरी कॉन्जर्वेटिव, वो नहीं जल्दी बात करते हैं, सहते रहेंगे। और होता क्या है धीरे धीरे, बिकॉज एक बार ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार फिर ठीक नहीं हुआ, फिर आप तीसरी बार से यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट, फिर वो रिलेशनशिप में डिस्टेंस शुरू हो जाता है। बहुत बार मैरिजेस टूट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद आते हैं हमारे पास। सो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। Okay, so let's talk about ED first. जी। Right, so when should somebody come to you? देखिए, सेक्स लाइफ की एक साइकिल होती है हर किसी की लाइफ में, हर मर्द की लाइफ में। कभी सेक्स लाइफ अच्छी चलती है, कभी एवरेज चलती है, कभी बहुत अच्छी चलती है और कभी फ्लैट नहीं चलती। डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। सो आपका इरेक्शन अच्छा कब होगा? जब आप मेंटली फिजिकली रिलैक्स्ड हैं। देखो, नेचर ने सेक्स को फन के साथ जोड़ा है, तभी कोई इंसान, तभी कोई जानवर सेक्स करता है। अगर इसमें कोई फन ना हो तो कोई ना करे। तो अगर हम सेक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं एक कपल, ये सोच के कि वी आर गोइंग टू हैव फन,
तब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं मूड और इमोशंस के साथ। लेकिन अगर आप सेक्स करने बढ़ रहे हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या होगा, इरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, हार्डनेस कितनी होगी, कितने टाइम कर सकते हैं सेक्स, अगर कम टाइम में इजैक्यूलेशन हो गया मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी मर्दानगी का सवाल उठ गया। जब इस तरह का स्ट्रेस दिमाग में आता है तो नीचे जाने वाले सिग्नल्स कट हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं, फिर आपका इरेक्शन नहीं होगा। और एक बार नहीं हुआ तो अगली बार वो स्ट्रेस डबल हो जाता है। तो आपको हमेशा ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे नहीं भागनी, जिसके पीछे नहीं भागना है। आप इसके जितना पीछे भागोगे, आप जितना परफेक्शन चेज करोगे कि मैं कम से कम आधे घंटे तो मुझे करना था, सेक्स नहीं कर पाया तो आई एम अ फेलियर, या फिर इतना हार्डनेस नहीं आया तो नहीं है। आप जिस तरह से उसको चेज करोगे उतना नेक्स्ट टाइम खराब होगा। आप उसे जितना पॉजिटिवली लोगे, यू हैव टू एंड इट विद अ हैप्पी नोट। जैसा भी हुआ, आज ज़्यादा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल फिर कर लेना। जब आप उसे हैप्पी नोट में, डेफिनेटली दोनों पार्टनर्स को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा फॉर ईच अदर। ये दोनों के साथ हो सकता है ना। तो नेक्स्ट डे के लिए आप उसको प्लान कर लो, उस दिन के लिए हंसी खुशी उसको कंक्लूड करो। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आप कवर कर रहे हो यहाँ पे कि प्रेशर और स्ट्रेस और वो सब चीज़ें। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब भी आज के ज़माने में देखो, लाइफ ऐसी है, इतनी फास्ट पेस्ड है कि आपके पास समय नहीं है। जैसे ही आप 30 के होते हो या इवन उसके पहले भी, आपके दिमाग में बैकग्राउंड में जॉब, फैमिली, रिलेशन, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी बॉडी के लिए रिप्रोडक्शन इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। देखो क्रॉनिक स्ट्रेस कैसे काम करता है। जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम आदि मानव से अभी इस स्टेज तक आए, तो हमारे लिए बॉडी ने सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर सामने शेर खड़ा है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस का सिग्नल जाएगा और सारे हार्मोन्स कॉर्टिसोल से लेके सब ऊपर जाएंगे। यू विल बी रनिंग एट योर टॉप स्पीड, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। आज की डेट में सामने शेर खड़ा है, जॉब की टेंशन है, वाइफ से झगड़ा हुआ है, पेरेंट्स का टेंशन है, बच्चों का टेंशन है, सारा कुछ स्ट्रेस है, लोन है ना। तो आप हाँ, लोन की EMI है, तो आप पूरे टाइम उस स्ट्रेस में रहते हो। शरीर को ये सिग्नल जाता है कि भाई इसकी तो जान को खतरा है। जब भी आप स्ट्रेस में होगे तो शरीर आपकी एनर्जी, ये देखो, ये मेरी थ्योरी है, ये किसी किताब में नहीं लिखी, आपकी बॉडी आपकी एनर्जी कंजर्व करने के लिए सबसे पहले लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन शट डाउन करती है, विच इज़ रिप्रोडक्शन। क्रॉनिक स्ट्रेस से आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, आपकी सेक्स करने की डिज़ायर कम हो जाती है, इच्छा ही नहीं होती, इरेक्शंस कम हो जाते हैं, थके हारे आओगे, आपको हिम्मत ही नहीं होगी। दूसरी चीज़, कभी आप ये ट्राई करो कि मैं आज टेस्ट करता हूँ, कल ठीक नहीं हुआ, आज तो हिम्मत नहीं है, ऑफिस से थक के आए हैं बिल्कुल 11 बजे, आज टेस्ट करते हैं कैसा होता है, टेस्ट करने पे भी नहीं होगा। तो नेवर चेज, नेवर टेस्ट एंड मैनेज योर स्ट्रेस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने लिए 1 से 1.5 घंटा अनडिस्टर्ब टाइम ऐसा निकालो जिसमें आपस की केमिस्ट्री सही हो, फोर प्ले हो, एंड एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। आधे से ज़्यादा समस्याएं इसी से ठीक हो जाती हैं जब आप अपने मेंटल एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लेते हो। और किसी दिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल वर्क। So this is the psychological part which you're talking about. But physiologically, how do you diagnose कि अब ये psychological से बढ़ के there is something you know some problem with the physiology हाँ, part. so as जो आपने शुरू में पूछा था, सॉरी मैं डिविएट हो गया। सो सेक्स लाइफ का एक साइकिल होता है, हर मर्द की लाइफ में ऐसा होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन जब ऐसा हो कि ये परसिस्टेंट हो गया है, यानी कि आपने सारी कोशिश कर ली भाई, योगा भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, शुगर भी कंट्रोल में है, स्ट्रेस तो है ही नहीं, फिर भी नहीं मेरा इरेक्शन ठीक हो रहा है, देन यू नीड हेल्प। और इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ, आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, देन यू नीड हेल्प। तो कभी कभी अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो एक फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट आपको एंग्जाइटी ट्रीट करता है, उससे सारी चीज़ें, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। एंग्जाइटी कंट्रोल हुई, बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गई, इरेक्शंस ठीक हो गए। अगर एंग्जाइटी का इशू नहीं है तो यूरोलॉजिस्ट आपको कोई एक मेडिसिन टैबलेट देकर इसकी काफ़ी कुछ
अगर एंजाइटी वाला इशू नहीं है तो यूरोलॉजिस्ट इस समस्या को एक किसी छोटी सी टैबलेट को देकर सॉल्व कर सकता है, जो पहले वाइग्रा के नाम से आती थी, आज भी आती है, अब उसके बेटर वर्जन्स हैं, टेरलाफिल नाम से आती है। इसकी लो डोज, मैं तो हफ्ते में एक बार बोलता हूँ, हफ्ते में एक बार इसको लेकर आप इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी ट्राई करें जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद बिना इसके ट्राई करें। इसके ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वंस योर सेक्स लाइफ इज़ बैक इन ट्रैक, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती दवाइयों की। ओके, सो ये तो हो गया जब आप इंटरवीन करते हो जी, राइट। और मतलब क्रॉनिक भी है ऐसा भी कि लाइक लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी है उस टाइप से? अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिसको हम वेस्कुलोजेनिक या न्यूरोजेनिक ईडी कहते हैं, यानी कि आपकी पेनिस की आर्टरीज में प्लैक्स बन गए, जैसे हार्ट की आर्टरीज खराब हो जाती हैं। अगर पेनिस की आर्टरीज खराब हो गई हैं या उसकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं डायबिटीज़ के कारण और बहुत सारी ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट हुआ, नर्व्स डैमेज हो गई, एक्सीडेंट आपने अभी तक एक भी मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी नहीं बोली जिसमें आपने डायबिटीज़ वर्ड यूज़ ना किया हो? वेट कंट्रोल एंड डायबिटीज़ आधे से ज़्यादा समस्याओं की जड़ यही है। एक चेयर पे अगर टबैको, अल्कोहल, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें रखी हों, मैंने कहीं देखा था, आई डोंट रिमेंबर वेयर, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक क्या है? इट इज़ द चेयर। यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, इट विल लीड टू डायबिटीज़, इट विल लीड टू हाइपरटेंशन, इट विल लीड टू एवरीथिंग, है ना। बाकी चीज़ें तो ख़राब हैं ही, मैं ही नहीं कह रहा कि वो आप टबैको लो। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम वापस ईडी पे आते हैं। जब पेनिस की आर्टरीज ब्लॉक हो रखी हैं तो ये दवाइयाँ काम नहीं करती, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि बटन दबाया ट्यूबलाइट जल गई, है ना। आपको बेसिक एंजाइटी कंट्रोल वगैरह करना है, देन पेनिस का ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। ब्लड फ्लो अच्छे होने के लिए आर्टरीज नॉर्मल होनी चाहिए, और जो मैं सबको कहता हूँ, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। करीब 3 लीटर का पानी आप पियोगे तभी तो बॉडी में वॉल्यूम होगा जो वो इरेक्शन के लिए पंप करेगा। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, सूखे पड़े हुए हो, तो इरेक्शन नहीं होगा अच्छा। तो हाइड्रेशन ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, खून की चाल बनी रहनी चाहिए, सर्कुलेशन बना रहे, आप चाहे कार्डियो करो, चाहे वेट ट्रेनिंग करो, वो सब ज़रूरी है। लेकिन अगर आर्टरीज में प्रॉब्लम हो गई है तो फिर ये क्रॉनिक केस बन जाता है, फिर दवाइयों से काम नहीं होता, फिर इसका कुछ और सोल्यूशन करना पड़ता है, जैसे कि पिनाइल इम्प्लांट्स। ओके, जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, ऐसे ही सिलिकॉन के पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं। उसमें फिर हम सर्जिकली पेनिस में इम्प्लांट्स डालते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल इरेक्शंस अचीव किए जा सकते हैं। बट वो लास्ट में, पहले तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम लाइफस्टाइल और डाइटरी या मैक्सिमम कुछ मेडिकेशंस के साथ इसको मैनेज कर लें, मोस्टली हो जाते हैं। हाउ इज स्मोकिंग रिलेटेड टू ईडी? स्मोकिंग का इरेक्शन और सेक्स लाइफ और फर्टिलिटी सब पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इट इज़ प्रूवन, एंड आई वुड से दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर बॉडी। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो आपके पेनिस का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। स्मोकिंग करने से प्लाक्स बनते हैं। प्लाक्स यानी कि आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल पेनिस के आर्टरीज में भी हो सकता है? कहीं भी हो सकता है। तो ये एक आर्टरी हाइपोथेसिस आई थी काफ़ी सालों पहले, 2005 या 2007 में। पिनाइल आर्टरीज का साइज़ करीब 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का होता है। हार्ट की आर्टरीज का साइज़ उससे बड़ा होता है। तो एक थ्योरी ये थी, और बाद में ये देखा भी गया, कि जब आपकी ओवरऑल शरीर में आर्टरीज का डैमेज शुरू हो जाता है, यानी अंदर प्लैक्स बनना शुरू हो गए, लिपिड डिपोजिशन शुरू हो गया, तो सबसे पहले जो नैरो आर्टरीज हैं वो बंद होंगी। तो सबसे पहले उस बंदे को जिसकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हुई हैं, सबसे पहले ईडी हो जाता है। अब तो ये गाइडलाइंस में आ गया है कि अगर किसी को वेस्कुलोजेनिक ईडी हो रहा है, साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल यानी कल तक ठीक था, आज हो गया, वेस्कुलोजेनिक ईडी हो गया है, तो दैट इज द फर्स्ट साइन कि आगे जाके इन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वही चेंजेस अब उन आर्टरीज में भी हो रहे हैं। अभी ये बंद हुई है, अब बड़ी वाली आर्टरीज बंद होना शुरू होंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेस्कुलोजेनिक ईडी कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है, रादर एनी ईडी। अगर यंग एज में ईडी हो रहा है तो भी अपना लिपिड प्रोफाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना है। डॉक्टर, इज देयर एनी लाइक नेचुरल रेमेडी फॉर ईडी? कुछ ऐसे कोई फूड, एनी, बिकॉज बिकॉज ईडी
एज सच सेंसिटिव है, मेन डू नॉट टॉक टू डॉक्टर्स, सो दे वो इंटरनेट पे कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, राइट? और फिर नेचुरल रेमेडीज भी बिकती हैं, जैसे मे बी आई थिंक शिलाजीत को उस तरह से वो किया जाता है, अश्वगंधा तो खैर खैर एंटी स्ट्रेस वाले उसमें आता है। सो इज देयर एनी नेचुरल प्रोडक्ट, सब्सटेंस, हर्ब विच हेल्प्स इन ईडी? Apart from a relaxed mind, good sleep, and regular exercise, there are few things which might help. उसमें से जैसे आपने बताया अश्वगंधा का भी काफ़ी रोल है। शिलाजीत आई एम नॉट श्योर हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इतना मैं बता सकता हूँ कि जब भी लोगों ने मिलावटी शिलाजीत खाया है उनका जीवन बर्बाद हो गया आपके पास ही आए हैं, वो हमारे पास आए हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब भी ये सप्लीमेंट्स आपको बाज़ार में मिलते हैं, यूजुअली सेक्स एनहांसमेंट के नाम पे इनमें टेस्टोस्टेरोन का कंटेमिनेशन होता है, स्टेरॉइड्स का। तो इनिशियली आपको बड़ा बूस्ट मिलता है, आपको एकदम से लगता है कि विगर बढ़ गया है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे मैं जो भी काम करता हूँ, अगर कोई सैलरी मुझे बाहर से ला के दे दे तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। इसी तरह से जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से खा लेते हो तो आपकी टेस्टिस अपना काम करना बंद कर देती हैं, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नीचे हो जाता है, आपका स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि अब तो बाहर से आ रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा हुआ, बाद में एवरीथिंग क्रैशेस। तो शिलाजीत और जो भी आपको सेक्स एनहांसर, ये टैबलेट और वो फायर टैबलेट, ये सारी चीज़ों में कभी नहीं पड़ना है। इनमें किस में कंटेमिनेशन है नोबडी नोज। रेगुलराइज्ड होते नहीं हाँ, आई वुड से अगर आप किसी हर्ब की बात कर रहे हो, गो टू गुड ओल्ड एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक फिजिशियन हु कैन गाइड यू प्रॉब्ली बेटर देन मी कि कौन सी हर्ब्स बेटर होंगी इफ़ यू हैव फेथ। और बस किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स से ये चीज़ें लेकर ट्राई नहीं करना है। आप अपने शरीर में क्या केमिकल डाल रहे हो, बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। Perfect. So moving on from ED to premature ejaculation. So that's a different problem. What is happening there? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की डेफिनेशन ये होती है, इफ़ यू गेट लेस देन अ मिनट टू आफ्टर पेनिट्रेशन, उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, जो कि मोस्टली देखा जाता है व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैस्टरबेशन के टाइम तो ठीक है, लेकिन जब पार्टनर के साथ सेक्स करना स्टार्ट किया तो या तो पेनिट्रेशन के पहले ही इजैकुलेशन हो गया या तुरंत पेनिट्रेशन के बाद हो गया। इसका एक बहुत डीप लिंक होता है आपकी एंजाइटी से। इफ़ यू आर सुपर एंशियस अबाउट योर परफॉर्मेंस, तो ये खट से इजैकुलेशन, या तो इरेक्शन नहीं होता, अगर होता है तो इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, टाइमिंग्स डिफर करती हैं, विथ प्रैक्टिस विथ एक्सपीरियंस इट गेट्स बेटर। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगेन जैसे हमने पहले बात करी कि रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, डिस्पाइट ट्राइंग एवरीथिंग नहीं हो रहा है, तो हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं पेशेंट्स को। प्रैक्टिकल टिप्स यानी कि स्टॉप एंड गो टेक्निक। आप पेनिट्रेशन करके कुछ टाइम फ्रिक्शन करें और स्टॉप करें, फिर फ्रिक्शन करें, स्टॉप एंड गो टेक्निक हो गया। दूसरा होता है अप्लाइंग अ लिटिल प्रेशर अंडर सरफेस ऑफ पेनिस। अगर आपको लगता है कि यू आर अबाउट टू इजैकुलेट वेरी सून, आप विड्रॉ करके पेनिस को नीचे से प्रेस करें। टेकिंग डीप ब्रेथ एंड रिलैक्सिंग फॉर अ मोमेंट इज़ एडवाइजेबल। इससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। धीरे धीरे यू लर्न हाउ टू कंट्रोल। कुछ हद तक कीगल्स एक्सरसाइज से भी फ़ायदा होता है, आपको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके बाद अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो एक कॉन्डोम इज़ अ गुड आइडिया विच डैम्पन्स द स्टिमुलेशन। आपका जो एकदम से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन मिल जाता है वो स्लो हो जाता है कॉन्डोम से। कुछ इस तरह के पर्टिकुलरली डीले ऑर्गेज़म नाम से कॉन्डोम्स आते हैं, वो इसी पर्पज़ से बनाए जाते हैं कि आपको समय ज़्यादा मिले। आर दे सेफ? दे आर सेफ। समटाइम्स कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक होता है, सो वो तो जब ट्राई करेंगे तभी पता चलता है। तो वो यूज़ कर सकते हैं।
एंड इन सब चीज़ों से धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाती हैं। नहीं होती हैं तो अगेन इसकी भी एक छोटी सी मेडिसिन है जो हम कुछ दिनों के लिए देते हैं। व्हेन थिंग्स आर बेटर तो उसको बंद कर देते हैं। सो डॉक्टर, वी टॉक्ड अबाउट ईडी एंड प्री मैच्योर इजैकुलेशन। एक और चीज़, मेल फर्टिलिटी भी आपके अंडर आता है? जी। सो आई वाज रीडिंग समवेयर दैट इन द लास्ट 50 years male fertility, sperm count, I guess, has declined 50% for men. Right. Is it true? That is true and that is shocking. 2017 में एक ये स्टडी पब्लिश हुई थी एक रेप्यूटेड जर्नल में, व्हेन इट रेज्ड दिस कंसर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। पिछले 40-50 सालों में 50% रिडक्शन है स्पर्म काउंट्स में, मोटिलिटी में, विच इज़ अलार्मिंग। WHO भी इसको क्राइसिस की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, बिकॉज 1 in 6 to 1 in 4 यानी करीब करीब 25% कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। पहले ऐसा सोचा गया कि ये शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही, क्योंकि ये डेटा वहीं का है, बट बाद में दिस वाज रियलाइज्ड कि अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द बॉर्डर्स, हर कंट्री में यही हो रहा है। इवन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में भी बहुत डिफरेंस नहीं है। रूरल में भी फर्टिलिटी इश्यूज हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं। हाँ, वहाँ पर सामने कम आते हैं ये इश्यूज, क्योंकि देखिए फर्टिलिटी का अभी हम आगे इस बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ योर एज, खासकर फीमेल्स एज। रूरल एरियाज़ में जल्दी शादियाँ होती हैं, जल्दी बच्चे हो जाते हैं। अगर वहाँ पर भी 30-35 की एज में शादी हो तो वहाँ भी दिक्कतें होती हैं। सो फर्टिलिटी डजंट डिस्क्रिमिनेट वेदर यू आर रिच और पुअर, अमेरिकन और इंडियन, रूरल और अर्बन, ये अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। अब स्पर्म्स की जो हेल्थ है, सो स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, ये क्यों कम हो रहा है, ये एक मिस्ट्री है। दोनों क्या टर्म्स हैं ये? अच्छा, सो सीमन पैरामीटर्स होते हैं ये। सीमन में हम क्या क्या देखते हैं? सीमन का वॉल्यूम देखा जाता है, सीमन की पीएच यानी एसिडिटी वगैरह देखी जाती है, उसमें कितने स्पर्म्स हैं, मिलियंस में होते हैं, स्पर्म्स की नंबर देखी जाती है, कॉन्सेंट्रेशन यानी पर एमएल कितना है वो देखा जाता है, फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी देखी जाती है, यानी स्पर्म्स को कितना आगे जाने की क्षमता है उनमें, क्योंकि उनकी जर्नी लंबी होती है, वजाइना से फलोपियन ट्यूब तक बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। फिर ये देखा जाता है कि आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कितने स्पर्म्स हेल्दी हैं, कितने डेड हैं, ये एक पूरी रिपोर्ट बन के आती है। So there's a test for all that? हाँ, ये सीमन एनालिसिस कहलाता है। सीमन एनालिसिस यानी कि आप अपना इजैक्यूलेटेड सीमन यूजुअली मास्टरबेशन के थ्रू एक कंटेनर में दे देते हो और उसका वो पूरा रिपोर्ट बन के आती है। यूजुअली 2 से 7 दिन का एब्सटिनेंस चाहिए होता है। अगर मोर फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है सैंपल, और 7 दिन से ज़्यादा एब्सटिनेंस है तो वो भी स्पर्म्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दिस इज़ द आइडियल टाइम, उसमें आपका बेस्ट सैंपल मिलता है। So, डॉक्टर, आई हैव अ थॉट हियर। सो जैसे आपने बताया कि करीबन 25% ऑफ द कपल्स आर स्ट्रगलिंग टू कंसीव, राइट? सो mostly, like, women are going to their gynecologist and discussing what's the problem in conceiving, their ovulation days कौन से हैं, क्या हैं, PCOD है यानी ये तमाम चीज़ें वो डिस्कस करती रहती हैं। दिस फर्टिलिटी थिंग डजंट कम टू मेल, है ना, कि भाई वहाँ पे भी कोई इशू होगा, वो इतना उभर के नहीं आता है। मोस्टली द बर्डन इज ऑन विमेन, राइट? सो व्हाट आई एम, आपने ये जो टेस्ट बोला सीमेन एनालिसिस, सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस समय पे मेल पूरे इस सिनेरियो में आपके पास आके बोलता है कि भाई मेरे को भी चेक करो कि क्या फर्टिलिटी इशू है? क्योंकि ज़्यादातर तो कपल्स पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपके समय पास आ भी रहे हैं और कब आ रहे हैं उस पूरे सिचुएशन में? हाँ, तो ये हमारी, आप कह सकते हो कि सोसाइटी में दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, शुरुआत से ही अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वो औरत के ऊपर जिम्मेदारी, सारा बोझा, जैसे कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस का बोझा मर्द के ऊपर मर्दानगी पे था, ऐसे बच्चा नहीं हो रहा वो औरत के ऊपर था। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोला आपने। अब है क्या, ये अभी भी कैरी ऑन हो रहा है। नाउ वी नो कि मेल एंड फीमेल जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन तो गलत वर्ड है, मेल प्रॉब्लम्स और फीमेल इश्यूज इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों का बीमारियां हैं। लेकिन अभी भी जब भी किसी कपल को कंसीव नहीं हो पा रहा तो वो सबसे पहले वो कपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है, अज्यूमिंग कि फीमेल में गड़बड़ होगी।
तो हमारे पास जो पेशेंट्स पहुंचते हैं वो थ्रू अ गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं मोस्टली। तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास कपल पहुंचा, अब आजकल मोस्ट ऑफ द गुड गायनेकोलॉजिस्ट दे विल ऑर्डर अ सीमन एनालिसिस स्ट्रेट अवे। हाँ, पहली बार कपल आया उसी टाइम भाई आप भी कराओ। हाँ, इसका ऐसा नहीं, मतलब देखो, इनफर्टिलिटी को अब नया टर्म है सब फर्टिलिटी, यानी कि आप ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो सकता बच्चा, मुश्किलें हो रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि हम 1 साल तक कपल ने ट्राई किया रेगुलरली, उसके बाद नहीं हुआ तब। तो सपोज आप 2 महीने में पहुंच गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो जो अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट वो आपको बोलेगी कि अभी जाओ ट्राई करो। ऐसे नहीं होता कि तुरंत हो गया, खासकर अगर आपकी एज ज़्यादा है तो। स्ट्रेस कम करो, वेट कम करो, रेगुलरली ट्राई करो, फर्टाइल पीरियड्स को समझो क्या होता है। अच्छा, ये कभी कभी अगर आप खासकर जो लेडी है वो 30+ है या 33 के पास है, तब हमें थोड़ा अलर्ट होना होता है, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज जो लेडी के एग्स हैं उनका नंबर और उनकी क्वालिटी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करती है। तो हम वहाँ पर फिर 1 साल वेट करने को नहीं कहते, तब हम ये कह सकते हैं कि चलो 6 महीने ट्राई कर लो, नहीं होता तो देन यू माइट नीड हेल्प। एंड दिस डजंट ऑलवेज मीन IVF। इसमें बहुत सारा, कई बार मेडिकल असिस्टेंस होता है ओव्यूलेशन के लिए, कभी कभी सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि IUI, जिसमें कि हम जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो सीमेन सैंपल को अंदर इंजेक्ट करने में हेल्प कर देती है। IVF इज़ द लास्ट थिंग। तो आज भी जो मैं बता रहा था कि ये कपल सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो सीमेन एनालिसिस कराएंगे, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल आया देन दे कम टू अ यूरोलॉजिस्ट, तब फिर हम आगे उसके एनालिसिस करते हैं कि भाई क्यों कम हो रहे हैं ये स्पर्म्स। परफेक्ट। तो सीमेन एनालिसिस में कुछ निकल के आता मेल के लिए, सो देन व्हाट इज द प्रोसीजर? राइट। तो पहले हम उस सवाल पे आएंगे जो आपने शुरुआत में किया था कि 50 सालों में सीमन पैरामीटर्स इतने कम क्यों हो गए, है ना। इसका अभी तक कोई हमारे पास क्लियर जवाब नहीं है। इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। देयर आर थ्योरीज, कुछ एविडेंसेस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है बहुत सारी रिसर्चेस का ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए। मोटापा और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से स्पर्म की हेल्थ ख़राब हो रही है क्योंकि हार्मोनल डिसफंक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। स्मोकिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। आप जितना स्मोक करोगे स्पर्म की क्वालिटी, उसका DNA उतना ख़राब होता जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं पिछले 50 सालों में धीरे धीरे बढ़ी हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली एयर पोल्यूशन का भी रोल पाया गया है, ऑल्दो नॉट कंक्लूसिव, बट बहुत सारी रिसर्चेज में देखा गया है कि जो PM 2.5 वाले पार्टिकल्स होते हैं ये स्पर्म हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। सो एयर पोल्यूशन, क्रॉनिक स्ट्रेस जो हम बात कर रहे थे, सारे हार्मोनल एक्सिस डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस का भी कुछ हद तक रोल पाया गया है। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं, बिकॉज ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी अलार्मिंग चीज़ है कि इस पर हर तरफ से स्टडीज़ और रिसर्चेज हो रही हैं कि हम इसके किसी कारण तक पहुंच सकें। तो कुछ स्टडीज़ ने ये भी देखा गया है मोबाइल से निकलने वाले जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लैब में मोबाइल के रेडिएशन से स्पर्म्स पे बहुत नेगेटिव असर मिला। रैट मॉडल्स में चूहों के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें भी स्पर्म्स में डैमेज मिला, लेकिन अभी तक कोई ह्यूमन स्टडी इसको कंक्लूड नहीं कर पाई है। सो हम कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकते कि मोबाइल सामने की पॉकेट में रखने से कुछ होता है, बट पोल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं मॉडर्न एज में स्पर्म काउंट्स कम करने के लिए। तो अभी और एविडेंस आना बाकी है, बट दिस इज इट नीड्स मोर रिसर्च, एंड दैट इज देन लीडिंग टू इनफर्टिलिटी, एंड दैट इज half of the cases are because of poor sperm counts. Interesting. So doctor, changing gears now, I think we talked a lot of things, है ना। किडनी की बात की हमने, किडनी स्टोन्स की बात की, प्रोस्टेट की बात की, सेक्सुअल हेल्थ की बात की, राइट, और फर्टिलिटी की बात की। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें रोबोटिक कुछ आप सर्जरी कर रहे थे कुछ। सो
आई वॉन्ट टू आस्क लाइक पिछले 10 सालों में आपका जो काम है उसमें कितनी एडवांसमेंट हुई है, और अब तो एआई और तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो अगले 10 साल में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप फोर्सी कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि बेस्ट में ऐसी हो रही हैं, इंडिया में भी आने वाली हैं, इंडिया में आ भी गई हूँ, क्या पता? देखिए, रोबोटिक सर्जरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये जब स्टार्ट हुई थी तो ये स्टार्ट हुई थी एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए, धरती पर बैठ के हम उनका इलाज कर सकें। बट देन बिकॉज ये फिजिबल था, ये देखकर हमने इसको आगे भी डेवलप किया। और ये देखा गया कि जब हम एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म से ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एरर्स हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेमर्स। बहुत सीनियर सर्जन है लेकिन उसका हाथ हिलने लगा है, अब विद एज है ना, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है। हमारे पास जो रोबोटिक प्लेटफॉर्म है वो ट्रेमर्स को फिल्टर कर देता है। आपका हाथ हिलेगा बट वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं हिलेगा। देन मैग्निफिकेशन। कभी कभी हम इतने छोटे स्ट्रक्चर को डील कर रहे होते हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर वाइटल है, अगर उसमें चोट लग गई तो खतरा हो सकता है कि हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। अब हम वो मैग्निफिकेशन कैसे करें, हम तो दूर बैठे हुए हैं। तो जो रोबोटिक कंसोल है उसमें मैग्निफिकेशन, क्लैरिटी विथ अ 3D इमर्सिव व्यू, ऐसा लगता है कि हम शरीर के अंदर ही बैठे हैं। सो विजन एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट होता है, ट्रेमर फिल्ट्रेशन होता है, मूवमेंट्स स्केलिंग और बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होते हैं, बहुत पॉलिश्ड होते हैं। सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू प्रिसीजन ऑफ द प्रोसीजर। बट हैविंग सेड दैट, so in last 10 years robots have evolved from a very crude model to now very sophisticated robots which now have different types of instruments. But we must understand it is always the man behind the machine. It is not the machine which is doing it. तो हम कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहाँ रहोगे, रोबोट ऑपरेशन करेगा। तो रोबोट की आर्म्स होती हैं जो मरीज के ऊपर ऑपरेशन कर रहा होता है। देन देयर इज़ अ कंसोल समवेयर जहाँ सर्जन बैठ के उसे कंट्रोल कर रहा होता है। सो ऑपरेशन करने वाला तो सर्जन ही है, इंस्ट्रूमेंट्स इज जस्ट अ जरिया जिसके थ्रू हम इसको कर रहे हैं। सो जो सर्जन कर रहा है उसी के मूवमेंट्स वहाँ पर रोबोट रेप्लिकेट कर रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स, नॉट द मशीन। तो सपोज देखो हर जगह नहीं है, अगर आप जिस जगह पर है वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी नहीं है तो आपको इसलिए नहीं परेशान होना कि भाई आप क्या करेंगे। अगर अच्छा सर्जन है, ही इज़ गुड इनफ इन डूइंग ओपन सर्जरीज, गो फॉर इट। कहीं कहीं पर रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेज है, खासकर जब बहुत क्लोज कंपार्टमेंट में सर्जरी हो रही, जैसे प्रोस्टेट की सर्जरीज होती हैं, उसमें रोबोट का एडवांटेज है। कुछ रिकन्स्ट्रक्शंस हैं जहाँ बहुत लंबी लंबी सिलाइयाँ करनी होती हैं, उसमें रोबोट का एडवांटेज होता है, बट नॉट इन एवरी सर्जरी। सो यू हैव टू बी वेरी चूजी। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि आगे का क्या है, मुझे व्हाट आई फील जो बिगेस्ट एडवांसमेंट अब आने वाला है वो है जीनोमिक्स के ऊपर और जीन थेरेपी के ऊपर। अभी से कैंसर की जेनेटिक मेडिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। ब्लैडर कैंसर के लिए तो FDA ने अप्रूव भी कर दिए। हाँ, सो एक नेडोफेराजीन नाम से मेडिसिन है जिसमें एडिनो वायरस का जेनेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है और उसको ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज़ किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है, वो कैंसर सेल्स में जाके अंदर जाके उनको किल करता है। सो इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसी तरह से जीन थेरेपी, जीनोमिक्स, ये अगले मे बी 10 नहीं तो 20 सालों में दे आर गोइंग टू कम अप विथ सम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। आपके जेनेटिक्स के हिसाब से आपकी गोली, आपकी डिजीज़ की गोली अलग होगी। उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए और बढ़ रहे हैं। मशीनें थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी, छोटा रोबोट बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। दे विल बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सर्जिकल सिस्टम। आई थिंक सर्जरीज में तो रोबोटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज दे आर ऑफरिंग अस एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन, लेस ब्लड लॉस, छोटे चीरे से हो जाता है। सो रोबोटिक्स इज़ गोइंग टू स्टे एंड ग्रो। बट ये जेनेटिक्स वाला एक है जहाँ पर आई थिंक बहुत सारा डेवलपमेंट होना है। और AI का जो रोल है आज की डेट में, AI आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो शायद आप गूगल पे 2 घंटे बैठ के सर्च करते हैं, वो आपको 1 क्लिक से दे रहा है।
आज की डेट पे इससे ज़्यादा तो रोल मुझे नहीं दिखता, बट इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। जैसे आपकी रिपोर्टिंग है, आपकी लैब की रिपोर्टिंग है, कई बार अब तो एक्सरे ईसीजी रिपोर्टिंग भी एआई के थ्रू होने लगा है। लेकिन जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरी क्लिनिक में एक ओल्ड जेंटलमैन आए, ही वाज इन हिज 60s। ही केम फॉर सम अदर प्रॉब्लम, छोटी मोटी यूरिन की दिक्कत थी। रिपोर्ट्स जो लाए थे वो सारी मोटी मोटी नॉर्मल थी, यूरिन की कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। अब अगर आप ये डेटा चैट जीपीटी में या किसी भी जेमिनी में डालोगे, वो तो बोलेगा सब ठीक है। बट आई नोटिस दैट ही वाज स्लाइटली आउट ऑफ ब्रेथ, मुंह खोल के, हाँ, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, ही नेवर नोटिस इट, ही सेड कि हाँ पिछले कुछ दिनों से हो तो रही है दिक्कत। फिर हमने उनका पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम, पता चला कि लंग्स में पानी भरा हुआ है। ये इस लेवल तक नहीं आया कि आपकी रिपोर्ट्स गड़बड़ हो जाएं, तो चैट जीपीटी ने तो बोल दिया कि भाई जाओ घर, सब ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि अभी भी जहाँ डॉक्टर के एक्सपीरियंस से डिसीजन चेंज हो जाता है, शायद वहाँ तक अभी एआई नहीं पहुँचा है। आगे पहुँच जाए तो अच्छी बात है, बट इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टूल है, नॉलेज के लिए अच्छा नॉट इट स्टिल कैन नॉट रिप्लेस अ डॉक्टर। येस, इट कैन नॉट। एंड जैसे हम पहले एक बार बात भी कर रहे थे आपसे कि इट कैन मेक यू मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडीशन, सो दैट यू कम विथ मोर क्वेश्चंस, इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस। एंड कहीं आपसे अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री में अगर कुछ मिस हो रहा है, वो भी चीज़ें कई बार पॉइंट आउट हो जाती हैं। एवरीबडी इज़ यूजिंग इट, मेरी फैमिली में भी यूज़ करते हैं, पेशेंट्स आते हैं लेकर। और एंड समटाइम्स ही देखिए, डॉक्टर्स भी भगवान तो है नहीं, इतना सारा डेटा होता है। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक पेशेंट ने मुझे बताया कि ड्रग इंटरेक्शन, पहले वो कोई दवाई लेते थे और जो नई दवाई लिखी हुई है वो आपस में इंटरेक्ट करके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर रही थी। ही फाउंड आउट दिस विथ चैट जीपीटी, विच वाज गुड। शायद डॉक्टर्स उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है या नहीं ढूंढ पाते। तो कुछ बेनिफिट्स तो हैं, बट इट इज़ नॉट एंटायरली रिप्लेसिंग डॉक्टर्स, या एज ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन, इट वाज वंडरफुल। एक तो इतने सारे नए टॉपिक्स आज मैंने स्पेसिफिकली मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है आज के, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू आशीष जी फॉर कॉलिंग मी। सो गाइज, कितनी नई चीज़ें सीखने को मिली है ना। कब हमें ऐसा मौका मिलता है डॉक्टर 2 घंटे कुछ सिखा रहे हों। सुपर यूजफुल फॉर एवरीबडी। सो प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।